हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फरवरी 2024 के करंट अफेयर को कंप्लीट किया जा रहा है, जो कि विजन आईएएस की मैगजीन पर आधारित है। इसमें अभी जो टॉपिक चल रहा है वह एनवायरनमेंट का है, जो कि 5वां टॉपिक है, जिसमें कल आपका कुछ टॉपिक इसके कवर कराए गए थे, लेकिन अभी कुछ इसके टॉपिक बचे हुए हैं, उसको कवर किया जाएगा। साथ ही साथ आपके सामाजिक मुद्दे, जो आपका छठा मेजर टॉपिक है, उसको कवर किया जाएगा। चलिए तो इसके संदर्भ में देख लेते हैं कि जैसे कि ये आपके टॉपिक पहले कल बता ही दिए गए थे कि एनवायरनमेंट के संदर्भ में कौन कौन से हैं। तो एनवायरनमेंट के संदर्भ में आपके यहाँ से लेके यहाँ तक ये कवर अप हो गए थे, मीथेन उत्सर्जन तक। आज जो कवर करना है वह सोलर रूफटॉप टावर से शुरू करना है। इसको यहाँ से कंप्लीट करके आपका यहाँ तक आएगा। फिर इसमें जैसे ही टाइम रहेगा उस अकॉर्डिंग आपका सामाजिक मुद्दे का भी टॉपिक कवर कर लिया जाएगा, जिसमें भारत के वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल में सुधार, मासिक धर्म अवकाश नीति, सरोगेसी संशोधन अधिनियम, आयुष मिशन, उच्चतर शिक्षा, अखिल भारतीय सर्वेक्षण, अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्वलिटी एंड इक्विटी एंड इक्वलिटी, संक्षिप्त सुर्खियाँ दी गई हैं। तो इन सबको एक एक करके चलिए कवर करते हैं। आज की क्लास का पहला टॉपिक आता है सोलर रूफटॉप पावर के बारे में। सोलर रूफटॉप पावर को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना को मंजूरी दी हुई है। चलिए तो जानते हैं इस परियोजना के बारे में कि इसमें जो परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसके अंतर्गत 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए कहा गया है। ये जो योजना है, इसे नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य 1 करोड़ घरों में हर महीने 300 यूनिट तक की मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। और यह सब्सिडी संरचना के तौर पर देखा जाए तो यह आवासीय रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए केंद्र सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। अब आता है कि उपयुक्त रूफटॉप सोलर प्लांट क्षमता और उसकी सब्सिडी सहायता के बारे में जान लेते हैं कि जब 1 से 2 किलोवाट की क्षमता होती है तो वह 30,000 से 60,000 रुपये की, 2 से 3 किलोवाट में 60,000 से 78,000 और 3 किलोवाट से अधिक में 78,000 रुपये की रूफटॉप क्षमता इसके अंतर्गत आती है सब्सिडी के सहायक में। आवासीय रूफटॉप सोलर पैनल को स्थापित करने के लिए कुछ ऋण है, जैसे कि आवासीय परिसर में 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करने के लिए लगभग 7% की ब्याज दर पर और बिना किसी जमानत के ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, इसके अंतर्गत आता है। और योजना की अन्य विशेषताओं के तौर पर देखा जाए तो यह मॉडल सोलर विलेज के अंतर्गत कि इसमें ग्रामीणों में रूफटॉप सोलर पैनल क्षमता को बढ़ावा देने के लिए देश में प्रत्येक जिले में एक रोल मॉडल को विकसित किया जाएगा, ताकि यह एक एग्जाम्पल सेट हो और भी अन्य जो गांव हो या जो ज़िले हों तो उसमें वह उस स्तर पर विकास स्तर करे, जिससे ये परियोजना को और बेहतर का तरीके से सुचारू रूप से लागू किया जा सके। स्थानीय निकायों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जैसे कि आपका शहरी निकाय हुआ, पंचायती राज संस्थाएं हुआ, उनके लिए इस रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राष्ट्रीय पोर्टल बनाया जाएगा, जिसके लिए परिवारों को सब्सिडी प्रदान करने के रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करने के लिए एक उपयुक्त विक्रेता का चयन करने की सुविधा प्रदान किया रहेगा। नवीनीकरण ऊर्जा सेवा कंपनी आधारित मॉडल के लिए भुगतान संबंधी सुरक्षा के घटकों के साथ साथ आरटीएस में नवीन परियोजनाओं के लिए फंड का प्रावधान भी किया जाता है। अब आता है कि पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना की इम्पोर्टेंस के बारे में देखते हैं कि इसके बारे में देखा जाए तो बचत के संदर्भ में देखा जाए तो यह 1 करोड़ परिवारों को हर साल 15,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। आय सृजन के संदर्भ में यह बिजली वितरण कंपनियों को अतिरिक्त बिजली बेचकर आय प्राप्त हो जाएगी। सौर क्षमता का विस्तार होगा कि यह 30 गीगावाट की अतिरिक्त सौर क्षमता का विस्तार होगा। रोजगार सृजित होगा, जो कि अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की चार्जिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में विक्रेताओं को उद्यमिता संबंधी अवसर पैदा हो। कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी होगी कि 720 मिलियन टन CO2 के कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। ऊर्जा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को भी प्राप्त करने में मदद मिलेगी, इसके अंतर्गत आता है। सोलर रूफटॉप सिस्टम के बारे में, जो कि इस तरीके का ये सिस्टम होता है कि आपकी कोई इमारत है, जैसे कि आप छत है, छत पर आपने फोटोवोल्टिक पैनल उस रूफटॉप पैनल लगा दिए जाते हैं, जिससे वहाँ से वह जो बिजली का उत्पादन से वह इकाई जुड़ जाती है। और यह प्रणाली जो होती है
व सौर मॉड्यूल, सौर इन्वर्टर और अन्य कोई विद्युतीय घटक, केबल आदि इसमें शामिल होते हैं, जिसके माध्यम से सूर्य का प्रकाश उससे ऊर्जा ग्रहण करता है और इसकी उपयोगी विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और आपने देखा ही होगा कि कई जगह अभी रूफटॉप लगा दिए जाते हैं, छतों पर लगा दिए जाते हैं, या फिर जैसे कि आपकी जो स्ट्रीट लाइट लगी रहती है तो वहाँ भी रूफ जो पैनल है, ये सौर पैनल है, उनको लगा दिया जाता है ताकि वो दिन में चार्ज हो और आपकी रात में आपका उजाला प्रकाशित करें। तो इस तरीके से आपका रूफ मतलब छतों पर भी इस तरीके की प्रक्रिया चलती है और आजकल आमतौर पर लगाया भी जाता है कि जिससे आपकी दिन भर में जितनी भी बिजली है उसको यूज कर ले और फिर उसके बाद आपका रात के लिए उपयोग हो जाएगा और उस तरीके से आपकी विद्युत जो सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में ये परिवर्तित भी हो जाती है, जिसके लिए सौर मॉड्यूलर, सौर इन्वर्टर और अन्य विद्युतीय घटक, मीटर, केबल आदि इसमें शामिल किए जाते हैं। भारत की वर्तमान रूफटॉप सोलर पैनल क्षमता को देखा जाए तो भारत में अभी प्रेजेंट में 11 गीगावाट की सोलर रूफटॉप क्षमता स्थापित कर ली है, लेकिन आवासीय क्षेत्र में अभी अकेले ये 2.7 गीगावाट है। गुजरात देश में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में अग्रणी है और फिर इसके बाद महाराष्ट्र और राजस्थान का स्थान आता है। अब आता है कि सोलर रूफटॉप सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आने वाली चुनौतियों के बारे में, जिसमें कि ग्रिड एकीकरण, जो कि एक संबंध में सौर ऊर्जा की परिवर्तनशीलता और अप्रत्याशितता के कारण ग्रिड की स्टेबिलिटी और ऊर्जा भंडारण का एक समस्या है। जैसे उदाहरण के तौर पर जलवायु संबंधी कारक सीधे सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रभावित करते हैं। उच्च लागत होती है जो कि अनुसंधान एवं विकास, आधुनिक विकास सुविधाएं और विनिर्माण और संरचना में कमी के कारण सौर पैनल उपकरणों एवं इन्वर्टर का विकास प्रभावित करती है, जिससे अन्य देशों के आयात में वृद्धि होती है, जो कि सोलर प्रणाली को और लागत को भी बढ़ाती है। डिस्कॉम की भागीदारी में कमी आती है, जिससे उपभोक्ताओं के बिल भी कमी आती है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से बिजली उत्पादित कर लेंगे तो उपभोक्ताओं को बिल नहीं देना पड़ेगा, जिससे उन उपभोक्ताओं का एक जो बिल का एक आधार है वो कम हो जाएगा और डिस्कॉम कंपनियों की भागीदारी भी इसमें कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आता है। अब आता है कि कम नेट मीटरिंग होगी, जैसे कि भारत में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने की जो प्रक्रिया रूफटॉप वाली चल रही है उसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय स्तर पर नेट मीटरिंग संबंधी नीतियों का खराब और अकुशल कार्यान्वयन है, क्योंकि इससे यह नेट मीटरिंग की एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें उपभोक्ता के आवासीय परिसरों की छतों पर सौर पीवी डिलीवरी प्रणाली स्थापित की जाती है, जिससे अतिरिक्त बिजली जो होती है उसको बेचा जा सकता है। मतलब कि जितनी क्षमता आपके उपयोग करने के लिए तो आप उपयोग भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद उस बिजली को बेचा भी जा सकता है। जागरूकता की कमी देखी गई है कि यह सोलर रूफटॉप प्रणालियों में ज़्यादातर एक विशिष्ट उत्पादों, प्रक्रियाओं और अनुमोदन प्रणालियों को लेकर लोगों के पास कोई सटीक जानकारी का भी अभाव देखा गया है। तो इसके संदर्भ में ये प्रमुख इसके चुनौतियाँ देखने को मिली हुई है। अब आता है कि ये सोलर रूफटॉप के घटक के बारे में कि यह प्रक्रिया किस तरीके से कार्य करती है। जैसे कि ये यहाँ पर आपकी ये छत है, मतलब कि ये यहाँ पर ये रूफटॉप के थ्रू यहाँ पर बनाया गया। यहाँ पर एक कंडीशनर लगा रहता है और ये इससे इन्वर्ट होता है, यानी ये प्रक्रिया एक दूसरे में सर्कुलेट होती है। जैसे कि यहाँ पर एक सूर्य के प्रकाश को सीधे से बिजली परिवर्तित करती है। यहाँ पर सूर्य के प्रकाश को सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के माध्यम से। यहाँ पर एक सुरक्षा उपकरण होता है जो कि बिजली गिरने जैसी घटनाओं के दौरान सोलर फोटोवोल्टिक प्रणाली को क्षतिग्रस्त होने बचाता है, जिसमें सेफ्टी, डिस्कनेक्टेड ग्राउंडिंग इक्विपमेंट और सर्च प्रोटेक्शन इसमें शामिल होता है। और ये इसमें एक सोलर इन्वर्टर भी होता है जो कि फोटोवोल्टिक पैनलों को डीसी इलेक्ट्रिसिटी को एसी में परिवर्तित करता है। और बाई डायरेक्शनल मीटर, जिससे नेट मीटर भी कहा जाता है, जिसका उपयोग सौर फोटोवोल्टिक सिस्टम द्वारा यूटिलिटी ग्रिड में भेजी गई बिजली और यूटिलिटी ग्रिड से ली गई बिजली को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। तो इसमें ये प्रमुख इम्पोर्टेंस पॉइंट होते हैं जिसके माध्यम से ये प्रक्रिया चलती है कि एक सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल भी स्थापित होता है जो कि एक सुरक्षा उपकरण के तौर पर एक यहाँ पर स्थापित भी किया जाता है। फिर सोलर इन्वर्टर होता है और फिर बाई डायरेक्शनल मीटर लगाया जाता है, जिसके अंतर्गत यह पूरी प्रक्रिया चलती है। अब आता है कि सोलर रूफटॉप के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं। पहली तो आती है इसके अंतर्गत कि ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप कार्यक्रम, जो कि इसमें नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा तो शुरू की गई है और मार्च 2026 तक इससे 40,000 मेगावाट की संचयी क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। उच्च दक्षता वाले पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत उत्पादन से समृद्ध प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है, जिसमें भारत में
उच्च दक्षता वाले सौर सीपीवी मॉडल के निर्माण के तहत बेहतर माहौल बनाना है और आयात पर निर्भरता को कम किया जाता है। सौर पार्क योजना, जिसके तहत सौर पार्क स्थापित किए जा रहे हैं और सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए हब के रूप में ये कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, जिसका लक्ष्य मार्च 2026 तक 34.8 गीगावाट की अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, जिसका उद्देश्य निम्न एवं मध्यम आय वाले व्यक्तियों को रूफटॉप सोलर पैनल की स्थापना से बिजली प्रदान करना होता है, इसके अंतर्गत आती है। आगे की राय में देखा जाए तो यह सोलर रूफटॉप की स्थापना को समयबद्ध अनुमोदन और कमीशनिंग प्रक्रिया अपनानी चाहिए। ग्रिड के एकीकरण संबंधी चुनौतियों की समाधान करने के लिए प्रतिष्ठित सूचीबद्ध और निरीक्षण एजेंसियों की तृतीय पक्ष निरीक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए। अर्धशहरी और ग्रामीणों में विशेषकर धूप के अत्यधिक घंटों के दौरान ग्रिड की उपलब्धता और गुणवत्ता बढ़ाकर ग्रिड संबंधी अवसंरचना में सुधार करता है। नेट मीटरिंग संबंधी नीतियों को संशोधित करता है। सिंगल विंडो सुविधा भी सुनिश्चित इसके अंतर्गत की जाती है। अब आता है क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग के बारे में कि यह हाल ही में कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण की स्थायी समिति ने प्रमोशन ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट जो है वह इसके रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डाली जाए तो इस रिपोर्ट को भारत में जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत तापमान में वृद्धि, जो कि 1901 से 2018 के बीच 0.7 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि हुई है। हिंद महासागर का गर्म हुआ है, जिसमें 1951 से 2015 तक औसत समुद्री तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। वर्षा में परिवर्तन हुआ है, जो कि 1951 से 2015 के बीच वर्षा के तापमान में 6% की गिरावट देखी गई है। सूखे में वृद्धि हुई है, जिसमें मध्य भारत, दक्षिण पश्चिम तट, दक्षिण प्रायद्वीप, उत्तर पूर्वी जैसे क्षेत्रों में सूखे की घटनाएं बढ़ी हुई हैं। और भारत की कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को देखा जाए तो सबसे पहले आता है फसलों पर, जिसमें 2050 तक वर्षा आधारित चावल, गेहूँ, खरीफ के मक्के की पैदावार में गिरावट होने का अनुमान है। बागवानी पर देखा जाए तो यह भी अनुमान लगाया गया है कि सेब और अन्य समशीतोष्ण फसलों के क्रॉप जोन स्थानांतरित होंगे, जिससे बाढ़ के चलते टमाटर और प्याज की खेती पर भी काफ़ी असर पड़ता है, इसके अंतर्गत आता है। पशुधन पर देखा जाए तो यह वार्षिक दूध उत्पादन में 1.8 से 2 मिलियन टन की कमी हो सकती है। मत्स्यन पर यह समुद्र की सतह पर तापमान एसएसटी बढ़ाता है, जो कि तटीय जल क्षेत्रों में प्लवक की मात्रा में कमी आएगी, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि जलवायु पर कृषि के प्रभाव को देखा जाए तो यह भारत में लगभग 14% उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। यह मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की काफ़ी मात्रा के लिए उत्तरदायी होता है, जिसमें मुख्य रूप से आंतरिक किण्वन, धान की खेती, खेतों में उर्वरक का उपयोग, खाद्य प्रबंधन और कृषि अवशेषों को जलाना इसके अंतर्गत जिम्मेदार होता है। अब आता है कि क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग के बारे में। यह जो फार्मिंग है, इसके तहत कृषि में अनुकूलन, समन्वय और अन्य पद्धतियों को शामिल किया जाता है, जिसके चलते जलवायु संबंधी व्यवधानों का सामना करने के लिए कृषि प्रणाली क्षमता बढ़ जाती है, जिससे सर्वोत्तम प्रणालियों को अपनाकर प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, जल, मिट्टी और आनुवंशिक संसाधनों के विवेकपूर्ण और बेहतर प्रतिबंधन किया जाता है। इसके महत्व में इससे आने वाली मानव पीढ़ियों के लिए जलवायु परिवर्तन की स्थिति में भूखमरी और निर्धनता को कम किया जा सकता है और यह प्रणाली मौजूदा स्थिति में नई दिशा देते हुए स्थानीय स्तर से लेकर वैश्विक स्तर में कृषि उत्पादन को बनाए रख सकती है। क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग को अपनाने के समक्ष चुनौतियों में आता है पहला तो बहुआयामी हस्तक्षेप का होना, कि इसमें अलग अलग स्तरों पर सक्रिय रूप से कार्य करना पड़ता है, जो कि एक जटिल मुद्दा बन जाता है। कौशल संबंधी मुद्दे होते हैं, जिसमें कि कृषि और अनुसंधान के मध्य पर्याप्त लिंकेज के कारण किसानों में ज्ञान और उनके लिए प्रशिक्षण का अभाव होता है। संरचनात्मक मुद्दे होते हैं, जो कि वर्षा की अत्यधिक निर्भरता और छोटे आकार की खेत या फसल कटाई के बाद के लिए अपर्याप्त अवसंरचना जैसी स्थिति शामिल है। सकारात्मक नतीजों में देरी होती है। नीतिगत मुद्दे देखने को मिलते हैं, जैसे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और सब्सिडी वाले उर्वरक जैसी नीतियों में एकल फसल प्रणाली जल के अत्यधिक उपयोग को बढ़ावा देते हैं, साथ ही इससे मृदा के स्वास्थ्य और प्राकृतिक परागणकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आगे की राय में देखा जाए तो यह राष्ट्रीय स्तर पर एक नोडल एजेंसी का गठन करता है, जिसमें संबंधित मुद्दों एवं कृषि पर पड़ने वाले इसके प्रभावों को राष्ट्रीय स्तर पर एक ही प्राधिकरण द्वारा देखना चाहिए। और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए रणनीतियों और प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में देखा जाए तो यह प्रौद्योगिकी एआई संचालित एनालिटिक्स और निर्णय लेने की सहायता से करने वाली प्रणालियों को किसानों को मौसम के पैटर्न व मृदा की स्थिति के तथ्य के आधारित बेहतर फैसले में मदद करेगी, जैसे उदाहरण के लिए वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम या बिंड से आता है।
गर्मी को सहने में सक्षम किस्मों को अपनाने में, जैसे उदाहरण के लिए पंजाब के किसानों द्वारा HDC SW18 DBW 187, जिसमें गेहूं की किस्म आदि को अपनाना, और चावल की उन्नत किस्मों में CR धान 201, NICRA एरोबिक धान फर्स्ट, CR धान 412 आदि को अपनाना शामिल होता है। बेहतर पशुधन आधार प्रबंधन में इसमें कई विधियां शामिल हैं, जैसे आहार समय या फ्रिक्वेंसी में बदलाव, आहार की कंपोजिशन में बदलाव, विभिन्न पारिस्थितिक क्षेत्रों के लिए आहार के उत्पादन और संरक्षण के उत्पादकों का प्रशिक्षण देना आता है। क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग के लिए उठाए गए प्रबंधन कुछ कदम के बारे में, जैसे कि पहला आता है नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान, जिसका उद्देश्य कृषि खाद्य प्रणालियों में सुधार करना और पर्यावरणीय क्षरण से निपटना है। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई। प्रति बूंद अधिक फसल के संदर्भ में इससे जल उपयोग की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत आरंभ किया गया। राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन के अंतर्गत वर्षा आधारित क्षेत्र विकास योजना लागू की जा रही है। फूड एंड एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन साझेदारी में, जिसमें COP27 में शर्म शेख, जो कि मिस्र के लोगों को जलवायु प्रगति के लिए कृषि और खाद्य प्रणालियों को रूपांतरित करने के लिए शुरू किया गया है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि इसमें प्रमाणित रेजिलेंट को बढ़ावा इस तरीके से दिया जाता है कि यह NICA मतलब कि नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर के तहत स्थापित क्लाइमेट रेजिलिएंट विलेज मॉडल को राष्ट्रव्यापी स्तर पर अपनाना होता है, और इससे कृषि ग्रीन हाउस गैसों की कटौती से संबंधित उपायों को अपनाती है। पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। अब आता है भारतीय घड़ियाल के बारे में, कि हाल ही में 75 वर्षों के अंतराल के बाद ग्रेटर काजीरंगा असम में भारतीय घड़ियाल देखा गया। घड़ियाल के बारे में, घड़ियाल जो है वह गेबियसिस गैंगेटिक्स इसके वैज्ञानिक नाम है, और इसके संरक्षण की स्थिति क्रिटिकली इंडेंजर्ड होती है। यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत आता है और साइट्स के परिशिष्ट के अंतर्गत आता है। घड़ियाल की विशेषताओं को देखा जाए तो घड़ियाल का नाम घड़ा शब्द से लिया गया, और घड़ा शब्द भारतीय शब्द इस्तेमाल बर्तन के लिए किया जाता है। यह नाम उसके थूथन के अंग के एक बल्बनुमा नोब की मौजूदगी के कारण दिया गया, और यह केवल परिपक्व नर में ही बल्बनुमा नोब होता है। घड़ियाल लैंगिक द्विरूपता प्रदर्शित करता है, जिसका आशय है कि एक ही प्रजाति में नर और मादा आकार की शारीरिक बनावटी संबंधी अंतर होता है। और अन्य मगरमच्छ के विपरीत घड़ियाल आहार हेतु गर्म रक्त वाली प्रजातियों पर निर्भर करती है, और यहाँ तक सबसे बड़े मैक्स घड़ियाल भी विशेष रूप से भोजन हेतु मछली पर निर्भर करते हैं। और घड़ियाल आदमखोर नहीं होता, और यह जीव अपने जबड़ों के कारण इंसान सहित किसी भी बड़े स्तनपायी को नहीं खा सकता है, इसके अंतर्गत आता है। तो इनके क्या क्या इम्पोर्टेंस है इसके संदर्भ में, कि इसका जो घड़ियाल शब्द का नाम घड़ा से लिया गया है, यह एक बल्बनुमा नोब मौजूदगी के कारण इसका नाम ही रखा गया। यह द्विलैंगिक द्विरूपता को प्रदर्शित करता है, और यह एक तरीके से जीव जबड़ों के कारण इंसान सहित किसी भी स्तनपायी को खा नहीं सकता है। इनका पर्यावास जो है वह गहरे, साफ और तीव्र प्रवाह जल और खड़े और रेतीले किनारों वाली नदी के पर्यावासों में पाए जाते हैं। इनका वितरण ऐतिहासिक रूप से घड़ियाल के प्राकृतिक पर्यावास का जो विस्तार है वह भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान की सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी नदी प्रणालियों तक होता है। ये मुख्य रूप से गंगा की 3 सहायक नदियाँ, जिसमें भारत में चंबल और गिरवा, नेपाल में राप्ती, नारायणी, और कुछ संख्या में इनकी आबादी में जिसमें केन नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, घाघरा नदी, भागीरथी, हुगली नदी में पाई जाती है। यह जीव जो है निम्नलिखित खतरों का सामना करता है, जैसे पर्यावास में बदलाव, शिकार के आधार में कमी, पर्यावास का बिनाव, अंडों की चोरी, अवैध शिकार इसके अंतर्गत आते हैं। और इसके संरक्षण के अंतर्गत प्रयास को देखा जाए तो इसमें आता है प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, जिसकी शुरुआत 1975 में की गई थी, जो कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और कृषि संगठन की सहायता से किया गया। भारत में घड़ियाल रिजर्व 3 राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान है। जापान में टोक्यो विश्वविद्यालय और WWF इंडिया से मिलकर के जल के भीतर मुक्त विचरण करने वाली घड़ियाल के व्यवहार और आसपास के वातावरण को समझने के लिए घड़ियाल बायोलॉगिंग साइंस का अध्ययन शुरू किया गया है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है ट्रिपल डिप ला नीना के बारे में,
क्या है, ट्रिपल डिप ला नीना क्या है, यह जो है यह दुर्लभ दुर्घटना है जो कि भारतीय प्रायद्वीप और उत्तर भारत की वायु गुणवत्ता असामान्य रूप से प्रभावित कर रहा है। हालिया ट्रिपल डिप ला नीना दशाओं के चलते वैश्विक स्तर पर महासागरों और जलवायु पर व्यापक प्रभाव देखने को मिला है और 2022-23 की सर्दियों में ट्रिपल डिप ला नीना अंतिम चरण के दौरान भारतीय गुणवत्ता की नई प्रवृत्ति देखने को मिली हुई है। ट्रिपल डिप ला नीना के बारे में, जो कि एक दुर्लभ परिघटना है और यह तब घटित होती है जब ला नीना का प्रभाव लगातार 3 वर्षों तक बना रहता है और ला नीना एल नीनो दक्षिणी दोलन का एक ही चरण होता है। तो ये प्रक्रिया एक चैन के रूप में चलती है। अब सबसे पहले तो एल नीनो दक्षिणी दोलन के बारे में जान लेते हैं। एल नीनो दक्षिणी दोलन जो है भाई एक व्यापक और प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली जलवायु परिघटना होती है जहाँ पर मध्य पूर्वी प्रशांत महासागर, जो कि एल नीनो और ला नीनो के नाम से इसे जाना जाता है, और यह तापमान में उतार चढ़ाव और इन क्षेत्रों में वायुमंडल में बदलाव होना इसके अंतर्गत शामिल होता है। तो ये सामान्य स्थिति को प्रदर्शित करता है। ये ला नीना की और ये एल नीना की स्थिति होती है। और ट्रिपल डीप ला नीना जो होता है वह किस तरीके से होता है, जब ला नीना की स्थिति 3 साल तक हमेशा बरकरार रहती है तो उसके कारण ये स्थिति बनी रहती है। इनसो के 3 चरण को देखा जाए तो इसमें आता है जैसे कि ला नीना के दौरान मध्य और उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में औसत में कम तापमान के साथ समुद्री हवाएं ठंडी होती हैं और ये जेट स्ट्रीम के द्वारा, मतलब कि यहाँ पर ये ठंडी होती हैं, फिर जेट स्ट्रीम के कारण ये उत्तर की ओर खिसकती हैं। ये उत्तर की ओर इस तरीके से ये खिसकती हैं और ये पूर्वी प्रशांत क्षेत्र के यह कमज़ोर कर देती हैं, मतलब कि इसका जो पूर्वी प्रशांत क्षेत्र है उसको कमजोर करती है और विषुवत रेखाएं सामान्य व्यापारिक पवनें इसकी प्रबल होती हैं, जो कि सामान्य तौर पर महासागर का तापमान जितना ठंडा होगा ला नीना उतना ही मजबूत होता है। इसका प्रभाव आमतौर पर पेरू और इक्वेडोर के तट पर पोषक तत्वों से संपन्न ठंडा जल तल के ऊपर सतह की ओर गति को दर्शाता है, जिसके चलते भारत में मानसून सामान्य से बेहतर रहता है और कभी कभी बाढ़ की घटनाएं देखने को मिलती हैं। एल नीनो जो है वह ला नीना के ठीक विपरीत होता है, जिसमें मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में औसत से अधिक एसएसटी के साथ समुद्री सतह तुलनात्मक रूप से गर्म होती है, जिसके कारण विषुवत रेखा के साथ व्यापारिक पवनें भी कमजोर होती हैं और सामान्य तौर पर महासागर पर तापमान जितना गर्म होता है एल नीनो उतना ही अधिक मजबूत होता है, जिसका प्रभाव पेरू और इक्वेडोर के तट पर सतह की ओर आने वाले पोषक तत्वों के संपन्न ठंडे जल बहाव को रोकने के लिए यहाँ पर रुक जाता है। एनसो आमतौर पर जो होते हैं वह 9 से 12 महीने के अंतर्गत आते हैं और वह हर साल 2 से 7 साल के रुक कर फिर से सक्रिय होते हैं और ट्रिपल डिप ला नीना की स्थिति लगातार 3 वर्षों तक बनी रहती है। और पहले जो ट्रिपल डिप ला नीना की जो परिगणना देखी गई थी वह 1998 से 2001 में, 1973 से 1976 में और 1954 से 1956 के बीच में इस स्थिति को देखा गया था। अभी की जो स्थिति है वह 2020 से 2030 के लिए है और अभी प्रेजेंट में इसके लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं जिसके कारण यह स्थिति बनी हुई है कि इस दौरान ट्रिपल डिप ला नीना कुछ अलग था कि इसमें एक मजबूत एल नीनो की घटना देखने को नहीं मिली थी और इसमें एक चलते शोधकर्ताओं को लगातार 3 वर्षों तक बने रहने या ला नीना के विकास में वर्तमान समझ पर फिर से विचार करना पड़ा, जिसमें माना जाता है कि मजबूत एल नीनो के चलते विषुवत रेखीय प्रशांत महासागर में वायुमंडल उच्चतर अक्षांशों पर ऊष्मा का काफ़ी मात्रा में स्थानांतरित होता है और ऊष्मा की काफ़ी कमी होती है जो कि सामान्य होने से कई साल लगे जाते हैं। 2020-23 के अंतर्गत ट्रिपल डिप ला नीना के संभावित स्पष्टीकरण है जैसे कि इनसो का इंटरबेसिक इंटरेक्शन होना, जिसके अंतर्गत यह उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर बेसिन में होने वाली प्रक्रियाओं को संचालित करता है और यह हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर में जुड़ी इंटरबेसिन इंटरेक्शन के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। उत्तर और दक्षिण प्रशांत महासागर में यह लंबे समय तक चलती ला नीना घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर की घटना देखी जाती है जो कि 2019 से 20 में ऑस्ट्रेलिया की बुश फायर के धुएं के चलते यह ला नीना अधिक समय तक बरकरार रहा है। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में 1998 से 2001, 2020 से 2023 में ट्रिपल डिप ला नीना की हालिया तुलनात्मक अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है जो कि जलवायु परिवर्तन के कारण उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर और वायुमंडल में बदलती दशाओं एल नीनो और ला नीना की परिघटनाओं की विशेषताओं को बदल सकता है।
निष्कर्ष के तौर पे देखा जाए तो 2020 से 23 में ट्रिपल डीप ला लीना इस पर हालिया अध्ययन कर इस विचार को उजागर करती है, जो कि उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के बाहर उत्पन्न होने वाले इंसु परिवर्तनशीलता के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं और यह चक्र विविधताओं को समझने और भविष्यवाणी करने के लिए अधिक वैश्विक दृष्टिकोण के अपनाने की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है भीड़ संबंधी आपदा प्रबंधन। कि हाल ही में दिल्ली के कालकाजी मंदिर का एक मंच ढह गया, जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और कई लोग घायल हो गए। अब भगदड़ के इतिहास को जाना जाए तो इतिहास में दर्ज भगदड़ संबंधी सबसे भयानक त्रासदी जो हुई थी वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चोंगकिंग चीन में हुई थी और जून 1941 में जापानियों ने इस शहर में बमबारी की थी, जिससे हवाई हमले वाले क्षेत्र में बड़े पैमाने पर दहशत फैल गई और लगभग 4000 लोग इसमें मारे गए थे। भीड़ संबंधी आपदा के बारे में देखा जाए तो यह आमतौर पर भावनाओं के आधार पर एक साझा उद्देश्य के एकत्र हुए लोगों की एक भीड़ होती है, जिसमें भीड़ गतिविधियों को स्वैच्छिक और अनैच्छिक दोनों गतिविधियां होती हैं। जिसमें स्वैच्छिक गतिविधि वह होती है जब भीड़ बहुत अधिक होती है तो लोगों की गतिविधियां सामाजिक ताकतों द्वारा नियंत्रित होती हैं। जब यह अनैच्छिक स्थिति में होती है तो भीड़ जोखिमपूर्ण स्थिति में पहुंच जाता है और लोगों को गतिविधियों में अनैच्छिक ताकतों द्वारा नियंत्रित होती है, जिससे लोग अत्यधिक भीड़ भाड़ वाली स्थिति में एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं और लोगों की अनियंत्रित भीड़ धक्का मुक्की और भीड़ संबंधी आपदा या भगदड़ पैदा हो जाती है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया होती है, एक तो स्वैच्छिक होती है, एक तो अनैच्छिक होती है और ये ज़्यादातर धार्मिक स्थानों, संगीत समारोह, नाइट क्लबों, शॉपिंग मॉल में ये स्थिति आमतौर पर होती रहती है और इससे कई जान माल की हानि भी होती है। अब भीड़ संबंधी आपदाओं को प्रेरित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जैसे कि संरचनात्मकता के तौर पर अवसंरचना के ठहरने से उत्पन्न आपदा होती है, जैसे गुजरात में मच्छू नदी पर मोरवी पुल का ठहरना। आग या बिजली से जो होती है, जैसे कि आग जलना, अग्निशामक यंत्र का अनुपलब्धता के चलते कि फायर संबंधी नॉर्म का ना पालन करने पर, जैसे 1997 में दिल्ली के उपहार सिनेमा में आग लग गई थी। मतलब कि जो भी इसकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग एक न एक घटनाएं पहले से घटित हो चुकी है और ये हमेशा होती ही हैं, जो कि स्वैच्छिक भी होती हैं और कुछ अनैच्छिक भी होती हैं। और ये आती है प्रशासनिक प्रबंधकीय उपाय के संदर्भ में इसमें दर्शकों, कर्मचारियों और सेवाओं का कम महत्व देना, निकास का बंद या लॉक होना, प्रवेश द्वार अचानक खुला आदि आता है। भीड़ का व्यवहार जो होता है, जैसे कि महाकुंभ के दौरान उत्पन्न हुई भीड़, सुरक्षा के संदर्भ, जैसे सियोल भीड़ त्रासदी जब हुई थी तो उस टाइम पे सुरक्षा संबंधी गलतियों के कारण भीड़ ये वाली स्थिति देखने को मिली और कई सारे हितधारकों के समन्वय का अभाव भी देखा जाता है, जैसे कि सौंपे गए कर्तव्यों की समझ की कमी होना, संचार में देरी होना और एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव इसके अंतर्गत देखता है, जिसके ये उत्तरदायी कुछ कारक होते हैं। अब जानते हैं भारत में आपदा प्रबंधन के संदर्भ में कि भारत में आपदाओं के प्रबंधन के लिए एक अच्छी तरह से व्यवस्थित प्रशासन संरचना मौजूद है, जो कि विस्तार ग्रामीण स्तर तक भी है। लेकिन केंद्र सरकार आपदा के दौरान भौतिक और वित्तीय संसाधनों की सहायक की भूमिका निभाती है या परिवहन, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली आदि के लिए एक पूरक की भूमिका भी रहती है। आपदा प्रबंधन अधिनियम की वो आपदा प्रबंधन त्रिस्तरीय संस्थान इसका प्रावधान करता है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत देखा जाए तो यह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भारत में आपदा प्रबंधन एक शीर्ष निकाय होता है, जो कि एनडीएमए को आपदा प्रबंधन की नीतियों, योजनाओं और दिशा निर्देशों को तैयार करने के लिए आदेश दिया जाता है और राज्य स्तर पर भी होता है, जो कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समान कार्य करता है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में जिला मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में होता है और यह अधिनियम आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता निर्माण विकास के लिए एक प्रमुख संस्थान के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की भी स्थापना करती है। तो इसके अंतर्गत भारत में आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आता है, जो कि अलग अलग ग्रामीण स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक यह स्थिति आती है। भीड़ की बेहतर प्रबंधन के सामने आने वाली चुनौतियां, जैसे कि किसी निश्चित बिंदु या द्वार में प्रवेश करने की जल्दबाजी में होड़ होना, देरी और लंबे समय तक प्रतीक्षा के कारण भीड़ में फंसे लोगों की थकान के कारण भगदड़ की स्थिति बनती है। भूकंप या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप अक्सर क्राउड डिजास्टर की घटनाएं होती हैं और किसी भीड़ भरे कार्यक्रम में अफवाह और झूठी खबर संबंधी दंगे, आंदोलन और अराजक का कारण बन जाते हैं। इसके अंतर्गत आता है भीड़ प्रबंधन के लिए कुछ संवैधानिक प्रावधान और कानूनी प्रावधान है, जैसे कि पहला अनुच्छेद 19 के तहत, जिसमें अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज बी में नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार प्रदान करता है और जो अनुच्छेद 19 के क्लॉज 3 के तहत सरकार ऐसे अधिकारों को युक्तिसंगत प्रतिबंध लगाती है।
पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत इसमें आम लोगों को होने वाली असुविधा से उन्हें बचाने के लिए वैध जुलूस यात्राओं और सभाओं को विनियमित करने की हेतु सख्त निर्धारित करता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में यह वाहन यातायात तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और भीड़ प्रबंधन से संबंधित अन्य क्षेत्रों को भी विनियमित करता है। तो इसके अंतर्गत ये प्रमुख संवैधानिक को कानूनी प्रावधान आते हैं। अब आता है इसके अंतर्गत कि भीड़ प्रबंधन को किस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट किया जाए। तो इसमें एक योजना के तौर पर एक कार्य करती है जो कि जोखिम प्रबंधन के लिए योजना कि किसी भी गंभीर स्थिति को उत्पन्न होने से रोकना इसका पहला उद्देश्य है। जैसे फ्रूनोई यानी कि भीड़ व्यवहार के एक प्रसिद्ध सिद्धांतकार ने भीड़ के व्यवहार और भगदड़ के कारणों को बेहतर ढंग से समझने के लिए फिस्ट मॉडल को दिया था। फिस्ट मॉडल मतलब कि एफ का मतलब कि भीड़ की ताकत होना, आई का मतलब कि वह जानकारी जिस पर भीड़ कार्य करती है, एस का मतलब भौतिक स्थान जिसमें भीड़ की सघनता बड़े पैमाने पर आर्किटेक्चर सुविधा दोनों शामिल होते हैं, टी का मतलब घटना की अवधि का समय होता है जो कि एक फिस्ट के तौर पर कार्य करता है जो इसने फ्रूनोई के द्वारा दिया गया है कि इस तरीके से कि भीड़ की स्थिति को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। यह जो मॉडल होता है वो आयोजकों के संचालकों कार्यक्रमों के आयोजकों की काफ़ी उपयोगी होता है। फिर आता है कि प्रशासन के बारे में, प्रशासन चूँकि भीड़ या भगदड़ संबंधी आपदाएं जो होती हैं वह स्थानीय घटनाएं होती हैं जिनमें इनके प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी मुख्य रूप से आयोजकों, स्थानीय या जिला प्रशासन की और इस प्रक्रिया में राज्य और राष्ट्रीय अधिकारों के समर्थन तथा दिशा निर्देशों का पालन अवश्य किया जाता है। एनआईडीएम की भीड़ प्रबंधन रणनीति और व्यवस्था को देखा जाए तो यह आगंतुकों एवं हितधारकों को समझती है जिसमें भीड़ के प्रकार में उम्र, जेंडर, क्षेत्र आदि को जानना, आगंतुकों के उद्देश्यों में जिसमें सामाजिक मनोरंजन को जानना, मीडिया कर्मियों को समय पर जानकारी प्रदान करने की व्यवस्था करता है। भीड़ प्रबंधन की रणनीतियाँ और व्यवस्था में देखा जाए तो क्षमता संबंधी प्लानिंग जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचनाओं के विकास के लिए एक दीर्घकालिक नजरिए की आवश्यकता होती है जो लोकप्रियता, घटनाओं की आवृत्ति, मौसम, भूभाग, स्थानीय आबादी आदि पर निर्भर होता है। स्टेजिंग पॉइंट जो कि कतार पर समय भौतिक या आवासीय स्थानों की योजना बनाना और प्रत्येक आगंतुकों को इससे गुजरना होगा इसके अंतर्गत आता है। भीड़ के व्यवहार को समझना, भीड़ पर नियंत्रण करना, जोखिम विश्लेषण और तैयारियां जैसे कि योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मॉक ड्रिल की व्यवस्थाओं में मौजूद कमियों की पहचान करने और उन्हें ठीक से करने के लिए मदद मिलती है। अन्य उपायों के संदर्भ में आता है कि यह हितधारकों के बीच समय पर सूचनाओं के प्रसार और प्रबंधन पर जोर देता है। सुरक्षा और रक्षा संबंधी उपाय लागू होते हैं। स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं चिकित्सा सेवाएं तैयार करता और जितना हो सके सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना और एक अवांछित भीड़ और यातायात के कारण उत्पन्न होने वाले नकारात्मक प्रभाव को भी न्यूनतम करना होता है। अब निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो यह बड़े पैमाने पर लोगों के जमा होने वाले स्थानों जैसे धार्मिक स्थलों, रेलवे स्टेशनों, खेल स्टेशन, खेल या सामाजिक या राजनीतिक कार्यक्रमों के आयोजन स्थल पर बार बार होने वाली भगदड़ राष्ट्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। भीड़ संबंधी आपदाएं मूल रूप से मानव निर्मित होती है और ऐसे में समग्र योजना और कुशल निष्पादन के साथ इसे रोका जाता है। संक्षिप्त सुर्खियों के अंतर्गत आता है इसमें कि नीति आयोग ने ग्रीन रिपोर्ट और पोर्टल शुरू किया है जिसमें नीति आयोग ने ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री रिपोर्ट का अनावरण किया है। जिस रिपोर्ट के माध्यम से बंजर भूमि को उत्पादक कृषि वानिकी क्षेत्रों में बदलने की क्षमता पर जोर देती है जिसमें भारत के सभी जिलों में कृषि वानिकी गतिविधियों के उपयुक्त होने की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इस रिपोर्ट में कृषि वानिकी को राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता देने के लिए कृषि वानिकी उपयुक्तता सूचकांक पेश किया गया और नीति आयोग ने भुवन जो कि ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी मैपिंग पोर्टल भी लॉन्च किया है जो भी किसी भी व्यक्ति के इस पोर्टल को राज्य और जिला स्तरीय डेटा प्राप्त कर सकता है। भुवन इसरो का एक जियो पोर्टल है। इसमें बंजर भूमि के अंतर्गत देखा जाए तो एक तरीके का ऐसी भूमि होती है जो खेती के लिए ना तो उपजाऊ होती है ना ही उपयुक्त होती है और ऐसी भूमि चराई और अन्य आर्थिक गतिविधियों के उपयोगी नहीं है। और भारत में बंजर भूमि एटलस 2019 के अनुसार 2015-16 में भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 16.96% हिस्सा बंजर भूमि का होता है। और कृषि वानिकी भूमि उपयोग प्रणालियों का एक सामूहिक समूह है जिसमें कृषि भूमियों पर फसलों, पशुपालन के साथ साथ वृक्षों के प्रबंधन भी किया जाता है जो कि वर्तमान में कृषि वानिकों में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 8.65% यह कवर करती है। कृषि वानिकी के निम्नलिखित 3 प्रमुख प्रकार आते हैं जैसे कि एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम। यह सिस्टम जो है इस प्रणाली में समान भूखंड में उगाई जाती है जिसमें पेड़ भी उगाए जाते हैं। सिल्वो पोस्टरल सिस्टम जो कि चरागाहों और कृषि भूमि में वानिकी की जाती है जो कि पालतू पशुओं को पाला जाता है।
एग्रो सिल्वोपोस्टल सिस्टम, जिसमें समान भूखंड पर पेड़ों को उगाना, पशुओं को पालना, फसलों की खेती के साथ किया जाता है। कृषि वानिकी के लिए भारत में शुरू की गई पहलें, जैसे कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014 लागू की गई। राष्ट्रीय कृषि मिशन के तहत कृषि वानिकी पर उप मिशन शुरू किया गया। राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना पर कृषि वानिकी घटक शामिल किया गया। भारत बॉर्न चैलेंज सम्मेलन संकल्प शामिल हुआ है, जिसके तहत भारत ने 2020 तक 13 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत वन उन्मूलन भूमि को पुनर्बहाल करने का लक्ष्य रखा हुआ है। कृषि वानिकी के इम्पोर्टेंस को देखा जाए तो यह माइक्रो क्लाइमेट मॉडरेशन और कार्बन सिक्वेंसिंग के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करती है, जिसमें मिट्टी की उर्वरता वृद्धि, मिट्टी के संरक्षण में यह सहायक होती है। अब नेक्स्ट आता है तराई और लैंडस्केप के बारे में। तराई और लैंडस्केप ने यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप के रूप में मान्यता दी हुई है। तराई और लैंडस्केप में 6 अन्य प्रकारों को मान्यता दी गई है, जिसमें कि मान्यता प्राप्त पहले संयुक्त राष्ट्र की ओर से तकनीकी और वित्तीय सहायता के लिए पात्र होती है। ये जो 2022 में नमामि गंगे पहल के अंतर्गत इसे मान्यता दी गई है। अब आता है कि मान्यता प्राप्त 6 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप इनिशिएटिव के बारे में, जिसमें पहली आती है रेस्टोरेशन मेडिटेरियन फॉरेस्ट इनिशिएटिव, लिविंग इंडस इनिशिएटिव, ऑक्सियन इंडिना इनिशिएटिव, श्रीलंका मैंग्रोव रिजर्वेशन इनिशिएटिव, रीग्रीनिंग अफ्रीका इनिशिएटिव और फॉरेस्ट गार्डन प्रोग्राम इसके अंतर्गत आता है। तो ये 6 प्रमुख इसके रेस्टोरेशन फ्लैगशिप इनिशिएटिव आते हैं। तराई और लैंडस्केप प्रोग्राम के बारे में, जो कि एक बाउंड्री बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। यह तराई और क्लैन को इसे 2001 में लॉन्च किया गया था, जो कि बाघों, गेड़ों, हाथियों आदि के लिए महत्वपूर्ण पर्यावास है और इसका लक्ष्य तराई और चुरिया पहाड़ियों की पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण कराना होता है, जिसमें कार्बेट टाइगर रिजर्व, राजाजी नेशनल पार्क में कई संरक्षित क्षेत्र इसमें शामिल हैं। पूर्व में बागमती नदी, जो कि नेपाल से पश्चिम में यमुना नदी तक भारत तक 900 किलोमीटर का अधिक क्षेत्र यह फैला हुआ है, जो कि 5.10 मिलियन हेक्टेयर में फैला हुआ है और 7 मिलियन से अधिक लोग इस पर निर्भर हैं। अब आता है वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम, जो कि 2022 में शुरू किया गया था। यह पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र सशक्त को मान्यता देता है और इसका नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, खाद्य एवं कृषि संगठन और अन्य भागीदार संगठन इसके अंतर्गत कर रहे हैं। इसका उद्देश्य प्रत्येक महाद्वीप और महासागर में पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण को रोकना है और ये नियंत्रित करना तथा पूर्व की स्थिति को बहाल करना है और इसकी निगरानी फ्रेमवर्क फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से की जा रही है। अब आता है वैश्विक पर्यावरण सुविधा की परिषद की बैठक के बारे में, कि पहली वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स परिषद में वैश्विक पर्यावरण सुविधा परिषद की बैठक संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित की गई है। इसका लक्ष्य कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए वित्त पोषण को बढ़ावा देना है और यह अगस्त 2023 में वैंकूवर कनाडा में 7वीं GEF असेंबली में लॉन्च किया गया है, जिसमें 186 देशों ने इसे अनुसमर्थित किया है, जो कि एक निर्णय आम सहमति से लिए जाएंगे और विश्व बैंक को GBFF की ट्रस्टी के रूप में सेवाएं देने के लिए इसे आमंत्रित किया गया। बैठक के मुख्य निष्कर्ष को देखा जाए तो ये सदस्य सरकारें जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, प्रकृति नवीनीकरण और प्रदूषण नियंत्रण पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही के लिए $1.1 बिलियन का निवेश करने के लिए सहमत हुई है और 21 जलवायु परिवर्तन अनुकूलन परियोजनाओं के लिए $203 मिलियन का समर्थन करती हैं और ये परियोजनाएं अल्प विकसित देशों के कोष, विशेष जलवायु परिवर्तन कोष द्वारा वित्त पोषित होती हैं। स्पेन ने कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और जापान द्वारा घोषित अनुदान में योगदान के लिए GBFF को 10 मिलियन यूरो देने की घोषणा की है और इस उपलब्धता के आधार पर डोनर फंड आवंटित करने के लिए GBFF रिसोर्स एलोकेशन पॉलिसी और प्रोजेक्ट साइकिल पॉलिसी भी मंजूरी दी गई है। KMGBP के बारे में, जो कि मॉन्ट्रियल में आयोजित जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सभी समय के पक्षकारों का एक 15वां सम्मेलन है, जिसके अंतर्गत इसमें 23 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जो कि 2030 तक प्राप्त करना है, जिसमें 30% भूमि और समुद्र का संरक्षण, आक्रामक प्रजातियों की 50% तक की कमी और प्रति वर्ष कम से कम $200 बिलियन की राशि जुटाना आदि शामिल होता है। GEF के बारे में, GEF जो है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और इसकी उत्पत्ति 1992 में रियो अर्थ समिट के दौरान की गई है। यह दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए 18 एजेंसियों की साझेदारी है, जिसमें 186 सदस्य देश शामिल हैं, जिसका भारत भी ये सदस्य देश है। GEF की मुख्य गवर्निंग बॉडी परिषद में कुल 32 सदस्य होते हैं, जो कि सदस्य देशों के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें 14 विकसित देश और 16 विकासशील देश और 2 ट्रांजिशन वाली अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब आता है इसके
स्पीसीज थ्रेट अमेंडमेंट एंड रेस्टोरेशन मैट्रिक के बारे में। यह जो मैट्रिक है, यह स्टार है मैट्रिक कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने शुरू किया है। यह अन्य संगठनों और विशेषज्ञों की भागीदारी ने आरंभ किया और अब इसका समुद्री उपयोग के लिए विस्तार किया जाता है और यह स्थलीय क्षेत्रों में पहली बार इसे 2021 में प्रस्तुत किया गया था। स्टार मैट्रिक जो होता है वह सामना किए गई विलुप्ति के जोखिमों और खतरों को परिमाणित करता है, जिसके लिए संकटग्रस्त प्रजातियों के आयुषीन की लाल सूची में मौजूद डेटा का उपयोग भी करता है, जिसमें इस संरक्षण के उपयोग के लिए विशेष अवस्थितियों पर विशिष्ट कार्यवाही की क्षमता का आकलन किया जाता है, जो कि दो तरीके से, जिसमें खतरा उन्मूलन और पर्यावास पुनर्स्थापन आता है। अब आता है कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में, जो कि तेलंगाना राज्य वन्यजीव बोर्ड ने तादोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व और कमल टाइगर रिजर्व के बीच गलियारा क्षेत्र के कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में मंजूरी दी है। इसकी स्थापना वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 के तहत की गई है और इसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में वहाँ के प्रशासक करते हैं। कंजर्वेशन रिजर्व जो है वह कंजर्वेशन रिजर्व को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक संरक्षित क्षेत्र होता है और जिसके तहत ये 2002 के तहत इसमें प्रावधान में कुछ संशोधन भी किए गए हैं। यह राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभ्यारण्यों, संरक्षित क्षेत्रों के चारों तरफ बफर जोन कनेक्टर होता है, जो कि साथ ही वन्य जीवों की आवाजाही और उनके बीच गलियारे के रूप में कार्य करता है और इसकी स्थापना की अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा की जाती है और इसका प्रशासन कंजर्वेशन रिजर्व प्रबंधन समिति की मदद से किया जाता है। नेक्स्ट आता है एनर्जी चार्टर ट्रीटी, जो कि यूनाइटेड किंगडम की जीवाश्म ईंधन को बढ़ावा देने के लिए एक पुरानी संधि एनर्जी चार्टर ट्रीटी को त्यागने का निर्णय लिया है। यह ट्रीटी जो है ऊर्जा सहयोग के लिए एक बहुपक्षीय फ्रेमवर्क प्रदान करती है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की एक विशिष्टि है और यह कानून अप्रैल 1998 में लागू किया गया था, जिसमें वर्तमान में 53 हस्ताक्षरकर्ता और अनुबंधकर्ता पक्षकार आते हैं। अब आता है ब्रूमेसन्स के बारे में, जो कि शीत ऋतु में अमेरिका के एलिगेटर्स या घड़ियाल ब्रूमेसन्स की स्थिति के बारे में चले जाते हैं। ब्रूमेसन्स एक प्रकार की शीत निद्रा होती है। इस निद्रा में जानवर कम सक्रिय रहते हैं और जीवों को भोजन की कमी और चरम मौसमी परिस्थितियों में जीवित रहने की सक्षम बनाती है। ब्रूमेसन्स के बारे में, जो कि ठंड के महीनों में एक विशेष अवधि है जिसमें सरीसृप और उभयचर जानवर सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं और सरीसृप थर्मिट होते हैं। एक्टोथर्मिक का मतलब कि ठंडे खून वाले जानवर होते हैं और ये ऐसे जानवर हैं जिनके शरीर में तापमान का नियंत्रण बाहरी स्रोतों पर निर्भर करता है और यही कारण है कि उन्हें ब्रूमेशन की आवश्यकता होती है। यह सरीसृप भूमिगत बिलों या जानवरों और शिखरी स्थलों में चले जाते हैं। शीत निद्रा के अन्य प्रकार को देखा जाए तो इसमें आता है डाइपोज, जो कि एक शारीरिक अवस्था है जिसमें हाइबरनेटिंग या ग्रीष्मकालीन निष्क्रियता वाले आर्थ्रोपोड्स में तब घटित होती है जब वे प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों को अनुभव करते हैं और इस दौरान उनकी वृद्धि और जनन काफ़ी धीमा होता है। एक्टिवेशन, जो कि गर्मियों में आकाशीय जीवों और मछलियों की कम सक्रियता होती है। टॉरपोर, जो कि जीव बहुत कम समय में शारीरिक गतिविधियाँ करता है। अब आते हैं सफ़ेद गैंडे के बारे में। सफ़ेद गैंडे जो है वह दुनिया में पहली बार सफ़ेद गौड़ों को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या गर्भाधान से नॉर्दर्न वाइट राइनो प्रजाति को बचाने की उम्मीद उत्पन्न हुई है। यह जो तकनीक है इसको पहली बार मादा सफ़ेद गैंडे में भ्रूण स्थानांतरित में सफलता पाई गई और इस विधि से क्रिटिकल इंडेंजर्ड सैडी की नॉर्थ वाइट राइनो प्रजाति को विलुप्त होने से बचाया जा सकता है और अब 2 नॉर्दर्न वाइट राइनो बचे हैं, जो कि दोनों मादा है। प्रजातियों के संरक्षण के लिए और अन्य जैव प्रौद्योगिकी में देखा जाए तो इसमें आता है बायोबैंक के संदर्भ में। बायोबैंक जैव संश्लेषण जीन ड्राइव। बायोबैंक जो होता है वह अनुसंधान के लिए और आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करने हेतु पूर्तिकर संसाधनों के लिए जैविक नमूने संग्रहित किए जाते हैं। जैव संश्लेषण में इसमें लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने के लिए प्रिंटेड डीएनए की तकनीक में सुरक्षित कवकनाशी जैसे पशुजनित उत्पादों के विकल्प तैयार किए जाते हैं। जेन ड्राइव के संदर्भ में इसमें तकनीक का इस्तेमाल किसी जगह में चूहों जैसे आक्रामक प्रजातियों को समाप्त करने के लिए किया जाता है और यह बहुत दक्षता वाली तकनीक है जो देशज वन्य जीवों को कम नुकसान पहुंचाती है। गैंडा जो होते हैं वह वर्तमान में इसकी 5 प्रजातियां हैं, जिनमें अफ्रीका में 2 गैंडे जो कि सफ़ेद काला गैंडा, एशिया में 3 जिसमें एक विशाल सींग वाला गैंडा जिसे भारतीय गैंडा और सुमात्राई गैंडा और जावा गैंडा आता है। इनको पर्यावास के नुकसान से खतरा है। सींग के गैंडों के अवैध शिकार से और जलवायु परिवर्तन आदि से इनको प्रमुख नुकसान है। सफ़ेद गैंडे और भारतीय गैंडे में अंतर देखा जाए तो इनकी विशेषताओं के संदर्भ में कि सफ़ेद गैंडा जो होता है जिसे अफ्रीकी गैंडा कहा जाता है, उनका आकार हाथी के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी होता है और यह सपाट पीठ और बैरल आकार के
होते हैं जिनमें 2 सीट और मटमैला सा दिखाई देता है। इनका पर्यावास लंबी एवं छोटी घास वाले घास मैदान की सवाना क्षेत्र में होता है और ये नामीबिया, युगांडा, रवांडा में मिलते हैं और यह IUCN की रेड लिस्ट में नियर थ्रेटेंड के अंतर्गत आते हैं, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है दूसरा गैंडा जो कि भारतीय गैंडा या एशियाई गैंडा, जो कि एशियाई गैंडे में सभी प्रजातियों में सबसे बड़ी प्रजाति है, जो कि गांठदार त्वचा जो कि कवच जैसी प्रतीत होती है और इसमें एक सींग और एक अच्छे तैराक होते हैं और इनके उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, सवाना और झाड़ी युक्त मैदान में इनका पर्यावास है। यह भारत में असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, नेपाल में पाए जाते हैं। यह IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल श्रेणी में है, जिसे अनुसूची 1 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत आता है और नॉर्दर्न व्हाइट, ब्लैक, जावा, सुमात्राई गैंडों को IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकल एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है, तो इसके अंतर्गत आते हैं। 5 तरीके के गैंडे होते हैं, जिसे हाल ही में जो सफ़ेद गैंडे की पहली बार इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के तहत गर्भाधान से नॉर्दर्न व्हाइट राइनो प्रजाति को बचाने की उम्मीद की गई है, जो कि सफल प्रयोग होगा है। अब आता है इंडियन स्कीमर के बारे में। भारत और बांग्लादेश ने कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज के तहत इंडियन स्कीमर को सूचीबद्ध करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इंडियन स्कीमर को इंडियन रिसर्च बिल भी कहा जाता है। इंडियन स्कीमर जो है वह पश्चिमी और पूर्वी भारत के तटीय इलाकों में नदी मुहाने पर पाए जाते हैं, जो मुख्य रूप से बड़ी रेतीली समुद्र के निकटवर्ती नदियों, झीलों और उनके निकटवर्ती दलदली क्षेत्रों, मुहाने और तटों के आसपास देखे जाते हैं। ये बड़े जल के ऊपर उठे बालू वाले तटों और द्वीपों पर कॉलोनी ब्रीडिंग करते हैं। कॉलोनी ब्रीडिंग एक तरीके की बड़ी संख्या में पक्षी ब्रीडिंग के तटों पर आती है और इनका आहार जल की सतह पर तैरने वाली मछलियां और छोटे क्रेटेशियस और कीड़ों का लावा करते हैं। इसे IUCN की इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा जाता है। साइट्स में सूचीबद्ध नहीं और इसे WPA की अनुसूची 1 के अंतर्गत आता है। अब आता है नीम का वृक्ष। एजा डायरेक्टा इंडिका एचस। हाल ही में नीम समिट का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान के सहयोग से किया हुआ। नीम के वृक्ष के बारे में, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के स्थानिक प्रजाति है और यह शुष्क, सर्द शुष्क, अर्ध उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में उगता है, जो कि 49 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान सहन कर सकता है। यह सदाबहार वृक्ष होती है, जो कि इनके लाभ को देखा जाए तो यह औषधीय गुणों से संबद्ध है और यह अत्यधिक प्रभावशाली वृक्ष होते हैं। अब आता है हाइपर लोकल मौसम पूर्वानुमान के बारे में। यह मौसम पूर्वानुमान जो है वह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा दीर्घकालिक हाइपर लोकल मौसम डेटा सृजित करने के लिए मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा सिस्टम शुरू करता है। बिड्स के बारे में, जो कि एक विभिन्न मौसम अवलोकनों की प्रणालियों में एकत्र किए गए मौसम संबंधी डेटा को राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पोर्टल एकीकृत किया गया है, जिसमें 2 लाख से अधिक ग्राउंड स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। या मौसम आधारित डेटा के बेहतर उपयोग में मदद मिल सकती है। हाइपर लोकल मौसम पूर्वानुमान के बारे में, जो कि एक विस्तृत और स्थानीयकृत जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें किसानों को उनकी लोकेशन के अनुसार और रियल टाइम डेटा संबंधी रोपण, सिंचाई और कटाई संबंधी निर्णय लेने में सहायता होती है। और इस मॉडल से उन्नत तकनीक का उपयोग किया जाता है, जैसे उच्च रेजोल्यूशन वाले मौसम आधारित मॉडल, वेदर सेंसर और वेदर एनालिटिक्स डेटा एनालिटिक्स आते हैं। भारत में हाइपर लोकल मौसम पूर्वानुमान आवश्यकता आखिर क्यों है? कि जैसे मौसम की परिवर्तनशीलता होती है, कि यह अधिक परिवर्तनशील होता है और अमेरिका और ब्रिटेन में अधिक व्यवस्थित मौसम प्रणालियाँ पाई जाती है। आपदा संबंधी तैयारियाँ और कार्यवाही देखी जाती है। अर्बन हीट आइलैंड का प्रभाव होता है, जो कि शहरी क्षेत्रों में आसपास के क्षेत्रों की तुलना में अधिक तापमान होता है। अब आता है बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्रक कार्यक्रम के बारे में। क्या बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्रक कार्यक्रम के अंतर्गत इसे जारी किया गया। यह मंत्रिमंडल ने 2021-22 से 2025-26 तक या 5 वर्षों की अवधि के लिए इसे जारी किया है और इस योजना की शुरुआत 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2007 से 2012 के दौरान की गई है। इसका उद्देश्य बाढ़ के प्रकोप से मानव जीवन, भूमि, संपत्ति की रक्षा और राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सहायता करना है, जो कि राज्यों को तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना की विशेषताओं में देखा जाए तो यह केंद्र प्रायोजित योजना है, इसे जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसके उपघटक में पहला आता है बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम, जो कि बाढ़ नियंत्रण, कटाव रोधी, जल निकासी विकास, समुद्री अवरोधन आदि से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य इसमें शामिल होते हैं।
इसकी फंडिंग पैटर्न जो है वह केंद्र और 8 पूर्वोत्तर राज्यों में, पहाड़ी राज्यों में 90:10 के अनुपात में वित्त पोषित हो और शेष राज्यों में 60:40 के अनुपात में आती है। अब आता है नदी प्रबंधन और सीमा क्षेत्रक, जो कि पड़ोसी देशों के साथ साझा सीमा करने वाली नदियों पर बाढ़ नियंत्रण और कटाव रोधी कार्य करती है और इससे संयुक्त जल संसाधन परियोजनाओं की जांच और निर्माण पूर्व गतिविधियां इसमें शामिल हैं और इसमें फंडिंग 100% केंद्रीय सहायता प्राप्त होती है। अब आता है एटमॉस्फेरिक रिवर के बारे में कि कैलिफोर्निया ने लगातार 2 एटमॉस्फेरिक रिवर तूफानों से प्रभावित हुआ है। एटमॉस्फेरिक रिवर जो है वह वायुमंडल में एक निश्चित पट्टी में प्रवाहित होने वाली संघनित जलवाष्प की अत्यधिक मात्रा है। यह मुख्यतः बहिर्ऊर्ण कटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित होती है और यह कटिबंधीय चक्रवातों के शीत वातावरण के आगे निचले वायुमंडल में प्रबल वेग से चलने वाली जेट स्ट्रीम में मौजूद है और इसमें पृथ्वी के ताजे जल और सबसे बड़े परिवहन तंत्र के रूप में इसे माना जाता है। अब आता है अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन के बारे में। यह जो सर्कुलेशन है इसके अंतर्गत इसका क्षरण का पता लगाने के लिए एक अर्ली वार्निंग इंडिकेटर विकसित किया गया। एएमओसी को जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण टिपिंग पॉइंट में से एक है, जो कि पॉइंट की सीमाएं हैं और इसे पार करने के लिए वैश्विक जलवायु को प्रभावित करने के लिए कई ऐसे बदलाव आएंगे जिसे रोका ना जा सकेगा। एएमओसी के बारे में, जो कि अटलांटिक महासागर में समुद्री धाराओं की एक प्रणाली है और यह उष्णकटिबंध से उत्तरी ध्रुव की ओर गर्म जल धाराओं को प्रसारित करती है, साथ ही ठंडे, खारे और सघन जल को उष्णकटिबंध और दक्षिणी ध्रुव की ओर विस्तारित करती है। यह प्रणाली तापमान और लवणता की मात्रा में भिन्नता को संचालित करती है, जिसमें ग्रीनलैंड के ग्लेशियरों और आर्कटिक की बर्फ की चादरों में अनुमान में अधिक तेजी से पिघलने के कारण होता है। एएमओसी के क्षरण के प्रभाव को देखा जाए तो यह अटलांटिक महासागर में जलस्तर में वृद्धि हो सकती है। अमेजन क्षेत्रों में आर्द्र और शुष्क मौसम के उतार चढ़ाव हो सकता है। तापमान में अधिक अनियमित उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं और दक्षिणी ढोलन के गोलार्ध के तापमान में भी वृद्धि आती है। अब आता है रिप करंट के बारे में। रिप करंट जो है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा रिप करंट की निगरानी और इसके पूर्वानुमान की अलर्ट जारी किया गया। रिप करंट के बारे में, जो कि तट से वापस खुले महासागर समुद्र झील की ओर प्रवाहित होने वाला जल का तीव्र प्रवाह होता है और इस करंट से चौड़ाई 10 से 20 फीट की सक्रिय हो सकती है और इसकी चौड़ाई में 10 गुना तक बढ़ सकती है। इस संयुक्त राज्य अमेरिका पूर्वी भाग, खाड़ी और पश्चिमी तटों के साथ साथ ग्रेट लेक्स के तटों को भी प्रभावित करती है और यह रिप करंट का प्रवाह जल निकायों में मौजूद लोगों को जल के अंदर खींचता है, जो कि नहीं खींचता है और यह लोगों के किनारों में की दूर धकेलता है, इसके अंतर्गत आता है। यहाँ पर आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। अब आता है सामाजिक मुद्दे। सामाजिक मुद्दे के संदर्भ में पहला आता है भारत में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल में सुधार के बारे में कि नीति आयोग ने भारत में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल की सुधार में वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रतिमान की परिकल्पना नामक अध्ययन पत्र जारी किया है। वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल पर एक नज़र डाली जाए तो यह जनसांख्यिकी विशेषताओं के संदर्भ में आता है कि इसमें वरिष्ठ नागरिक उन्हें कहा जाता है जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो। उनकी आबादी वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या में 110% या थोड़ा अधिक या लगभग 104 मिलियन है और वर्तमान में कुल वरिष्ठ नागरिक महिलाएं 58% हो और 54% इसमें विधवाएं हैं और प्रत्येक में 10 में से 7 वरिष्ठ नागरिक ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। तो ये एक बड़ा रेशियो देखने को मिलता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए तो 75% वरिष्ठ नागरिक एक या अधिक क्रोनिक बीमारी से पीड़ित है, जबकि भारत में 20% वरिष्ठ नागरिक मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विकारों से भी सामना कर रहे हैं। आहार में देखा जाए तो भारत में वृद्धि आबादी में खाद्य असुरक्षितता बढ़ी है। 77% वृद्ध आबादी बिना पेंशन कवर के जीवन व्यतीत करती है और स्वास्थ्य देखभाल संबंधी वित्त तक पहुंच होती है, जिसमें 18% वरिष्ठ नागरिक ही स्वास्थ्य बीमा के कवर किया जाता है, जिसमें शहरी आबादी में ऋणग्रस्तता का प्राथमिक कारण है, जो कि 26% शहरी आबादी स्वास्थ्य संबंधी खर्च के कारण ऋणग्रस्त होती है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है वरिष्ठ नागरिकों की समग्र चुनौतियों एवं मुद्दों के बारे में। स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के संदर्भ में आता है कि यह बुजुर्गों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है। इस कारण कई सेवा प्रदाता जैसे नर्सिंग एजेंसियां, फिजियोथेरेपिस्ट आदि बिना परस्पर समन्वय के एक स्वतंत्र रूप में कार्य करती है। सामाजिक क्षेत्र में आता है कि यह सामाजिक सुरक्षा योजनाओं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अंतराल बना रहता है, जो कि केवल 12% बुजुर्ग लोग, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 और अन्नपूर्णा योजना के बारे में जानते हैं। क्षेत्रीय विभाजन में यह गहरी शहरी ग्रामीण असमानता बनी हुई है।
लैंगिक असमानता देखी जाती है, जिसमें पुरुषों की तुलना में वृद्ध महिलाओं की वृद्धावस्था ज़्यादा दयनीय है। वृद्ध आबादी के लिए अपर्याप्त अवसंरचना है, जैसे कि लोग वरिष्ठ होते जाते हैं। अपर्याप्त अवसंरचना और आर्थिक साधनों से संबंधित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और आर्थिक चुनौतियों के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें कई वयस्क दीर्घकालिक देखभाल और जीवन यापन के लिए आवश्यक पर्याप्त बचत, बीमा, सार्वजनिक और निजी पेंशन में नहीं रह पाने की वजह से बुढ़ापे की समस्या का सामना करते हैं। डिजिटल वर्ल्ड के कारण उत्पन्न चुनौतियाँ होती है, जैसे कि बुजुर्गों के सामने यहाँ प्रमुख चुनौतियाँ आती है कि डिजिटल पहुँच की कमी और डिजिटल प्रशिक्षण मॉड्यूल की पर्याप्तता न होना। और अब देखभाल कार्य और देखभाल कर्मियों के योगदान की उपेक्षा के संदर्भ में देखा जाए तो यह भारत में देखभाल कार्य, देखभाल कर्मियों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता और इसके चलते बदलते पारिश्रमिक को भी कम मिलता है और यह देखभाल के कार्य को अक्सर कम कौशल वाले कार्य के रूप में देखा जाता है। यह कार्य ज़्यादातर महिलाएं करती हैं, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि भारत दुनिया भर में उदाहरणों से क्या सीख सकती है, जो कि ये भारत की स्थिति के संदर्भ में दिखाया गया है, जो कि एक्चुअल में इस स्थिति को है। जापान में, जैसे कि इस जापान में स्मार्ट वॉक, स्मार्ट डाइट, स्मार्ट ब्रेथ है, यानी कि धूम्रपान रहित स्मार्ट चेकअप के माध्यम से एक्टिव एजिंग या बुढ़ापा को बढ़ावा देने के लिए स्वस्थ जापान 21 कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यूनाइटेड किंगडम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से सभी नागरिकों को मुफ्त लोक स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहा है। और जर्मनी में यह स्वास्थ्य देखभाल मुख्य रूप से निजी बीमा कंपनियों द्वारा प्रदान की जाती है और यह सरकार नीति निर्माण की भूमिका निभाती है। तो इसके अंतर्गत ये कुछ उदाहरण हैं जिसके अंतर्गत भारत में इस स्थिति को अपना के इस स्थिति से निजात पाया जा सकता है। अब आता है कि अध्ययन पत्र में क्या सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं के सशक्तिकरण और भविष्य नागरिकों और उनकी देखभाल करने वाले समावेश को सुनिश्चित करने के लिए कुछ सिफारिशों के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए गए हैं कि जैसे कि वरिष्ठ नागरिकों और उनकी देखभाल करने वालों के बीच स्वास्थ्य साक्षरता को बढ़ावा देना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की पहुंच बढ़ानी चाहिए। निवारक स्वास्थ्य, जैसे कि जिन रोगों की शुरुआत से रोका जा सकता है उनके उपायों को प्रोत्साहित करना। वृद्धावस्था स्वास्थ्य देखभाल में अनुसंधान को मजबूत करना। अवसंरचना से जुड़ी कमी को दूर करने के लिए कम लागत वाले स्वास्थ्य सेवा वितरण मॉडल पद्धतियों को विकसित करना इसके अंतर्गत आता है। सामाजिक सशक्तिकरण और समावेश सुनिश्चित करने के प्रयास करना, जैसे कि जागरूकता के संदर्भ में आता है कि बुजुर्गों द्वारा अनुभव की जाने वाली जरूरतों चुनौतियों के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाने के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। कानूनी सुधार किए जाने की आवश्यकता है। जीवन सहायक सुविधाओं के प्रावधान होने चाहिए। बुजुर्गों के लिए वरिष्ठ नागरिक मॉडल का विकास होना चाहिए। वन स्टॉप केंद्रीकृत पोर्टल का निर्माण किया जाना चाहिए। आर्थिक सशक्तिकरण और समावेशन सुनिश्चित करने के प्रयास, जैसे कि बुजुर्ग आबादी का पुनः कौशल प्रदान करना, सार्वजनिक धन और अवसंरचना का विस्तार बढ़ाना, जिससे आर्थिक सशक्तिकरण और समावेशन के जरिए इनकी स्थिति में सुधार हो सकता है। डिजिटल सशक्तिकरण और समावेशन सुनिश्चित करने का प्रयास, जैसे कि डिजिटल उपकरणों को वरिष्ठ नागरिकों की पहुंच के बेहतर बनाने के कई तरीके, जैसे कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल डिवाइस के मूल्य में छूट प्रदान करके उन्हें अधिक किफ़ायती बनाना। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वृद्ध नागरिक देखभाल केंद्र विकास, निजी क्षेत्र बीमा, कौशल विकास कार्यक्रम जैसे सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि का उपयोग किया जा सकता है। अब आता है कि भारत में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सहायता फ्रेमवर्क के बारे में, जिसमें कुछ संवैधानिक उपाय भी किए गए हैं, कानूनी उपाय भी किए गए हैं और नीतिगत समर्थन प्राप्त भी कुछ योजनाएं चलाई गई हैं और कुछ कल्याणकारी कार्यक्रम भी है। इसमें आता है जैसे कि संवैधानिक प्रावधान के अनुच्छेद 41 के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, कि राज्य बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता आदि की दशाओं में कार्य, शिक्षा, लोक सहायता पाने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपबंध करेगा। संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 9, समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20, 23, 24 में वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा, आर्थिक और सामाजिक नियोजन से संबंधित रहेगा। कानूनी उपायों में आता है कि यह हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 में संतान के लिए अपने वृद्ध माता पिता को भरण पोषण प्रदान करने में अनिवार्य बनाती है। आयकर अधिनियम में वरिष्ठ नागरिकों को कर से छूट प्राप्त दावा करने की अनुमति देती है। वरिष्ठ नागरिकों में अधिकारों की रक्षा के लिए माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 बनाया गया। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण या नालसा योजना 2016 में कानूनी सहायता की आवश्यकता वाले बुजुर्ग नागरिकों को सहायता प्रदान करता है। नीतिगत समर्थन में आता है कि वृद्ध व्यक्तियों को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम आता है, जिससे इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना, अटल अभ्युदय योजना, जो कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम आदि आता है।
कल्याणकारी योजनाएं एवं कार्यक्रमों के संदर्भ में देखा जाए तो यह सक्षम वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानपूर्वक पुनः रोजगार पोर्टल शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को निजी क्षेत्रों में नियोजकों से जोड़ना। सीनियर एजिंग ग्रोथ पहल जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, जो कि वरिष्ठ नागरिकों के देखभाल संबंधी उत्पादों सेवाओं को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च की गई है। और अन्य कल्याणकारी उपाय के अंतर्गत इसमें नागरिक कल्याण कोष, वयोश्रेष्ठ सम्मान, सुगम्य भारत अभियान और राष्ट्रीय वयोश्री योजना आदि शामिल होती है। अब आता है मासिक धर्म अवकाश नीति के बारे में कि पिछले कुछ दिनों से भारत में मासिक धर्म अवकाश नीति यानी कि पेड मैटरनल लीव प्रदान करने की नीति के संबंध में कई चर्चाएं हुई हैं। चलिए तो जानते हैं मासिक धर्म नीति क्या होती है। यह नीति एक प्रकार से अवकाश प्रदान करती है जहां महिलाओं और ट्रांस महिलाओं के पास मासिक धर्म के दौरान अपने कार्यस्थल से संवैधानिक सावैतनिक छुट्टी लेने के विकल्प प्राप्त होता है। भारत में मासिक धर्म अवकाश नीति के प्रदान करने के महत्व को देखा जाए तो यह मूल अधिकारों के अनुरूप होती है, जिसमें मासिक धर्म अवकाश का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 21 जिसमें जीवन के अधिकार के तहत और संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकार के अनुरूप आता है और संविधान के अनुच्छेद 15 के क्लॉज 3 के तहत राज्यों को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान का अधिकार भी प्रदान किया गया। महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मासिक धर्म के दौरान कई प्रकार के गंभीर लक्षण जैसे कि ऐंठन और थकान आदि देखे जाते हैं और महिलाओं के दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। उपस्थिति बात को कम करता है जो कि समाज और नियोक्ताओं के एक अवसर प्रदान करता है। एक कार्यस्थल पर अनुपस्थित रहने से जुड़ी सोच और कार्य में व्यक्ति नैतिकता के दृष्टिकोण को फिर से समीक्षा करता है। प्रेसीटिज्म के बारे में जो कि यह उत्पादकता में आने वाली कमी को दर्शाता है। उत्पादकता में यह कमी तब होती है जब कोई कर्मचारी किसी बीमारी, चोट या अन्य परिस्थितियों के कारण कार्यस्थल पर अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं करता है। अब आता है कि भारत में मासिक धर्म अवकाश नीति की स्थिति के बारे में कि राष्ट्रीय स्तर पर यह किस तरीके से लागू है, राज्य स्तर पर किस तरीके से लागू है और जो कि निजी प्राइवेट जो कि सेक्टर है उसके अंतर्गत यह किस तरीके से लागू है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत में मासिक धर्म अवकाश को विनियमित करने का कोई कानून नहीं है, जो कि भारत में सावैतनिक मासिक धर्म अवकाश के लिए केंद्रीकृत दिशा निर्देश भी नहीं है। मासिक धर्म स्वच्छता नीति 2023 के मसौदे में यह लैंगिक भेदभाव के मुद्दों को संबोधित करने और कार्यों के अनुकूल माहौल बनाने के लिए आवश्यकता को पहचानती है। महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश को अधिकार और मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य उत्पादों तक मुक्त पहुंच 2022 के विधेयक में यह निजी विधेयक होता है जो कि सरकार के साथ पंजीकृत किसी भी प्रतिष्ठान में 3 दिनों के मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने का प्रस्ताव करता है। राज्य स्तर पर देखा जाए तो 1992 में बिहार सरकार ने एक नीति पेश की है जो कि महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म की अवधि के हर महीने में 2 दिन का सावैतनिक अवकाश दिया जाता है। 2023 में केरल सरकार में उच्चतर शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाली सभी राज्य विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाली महिला छात्रों में मासिक धर्म अवकाश प्रदान किए जाते हैं। निजी कंपनियों जैसे जोमेटो, स्विगी, बायजूस और अन्य कंपनियों ने सावैतनिक मासिक धर्म अवकाश प्रदान किया है, जिन्होंने बेहतर औद्योगिक उदाहरणों के लिए मानक स्थापित किए हुए हैं। मानक धर्म अवकाश से संबंधित चुनौतियों के बारे में जैसे कि कार्यस्थल पर संभावित भेदभाव होना, लैंगिक मान्यताओं और अभिव्यक्तियों को कायम रखना, कर्मचारियों के बीच नाराजगी होना, नियोक्ता पर वित्तीय बोझ होना, अनौपचारिक क्षेत्र में लागू होना और सामाजिक कलंक के तौर पर इसको देखा जाता है, जो कि इसके कारण ये प्रमुख इसकी चुनौतियां देखी जाती हैं। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें निजी कंपनियों को प्रोत्साहन देना कि यह मासिक धर्म अवकाश नीतियों को लागू करना चाहिए, महिला भागीदारी को बढ़ावा देने से प्राप्त लाभों को अवगत कराकर कार्यस्थल पर लचीलापन प्रदान करना चाहिए, जैसे विकल्पों की तलाश करी हो। कार्यस्थल पर मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे समावेशी वितरण सुनिश्चित किया जाए। शिक्षा एवं जागरूकता होगी जो कि मासिक धर्म से जुड़ी गलत मानसिकता को समाप्त करने का प्रयास करती है। स्वस्थ कार्य संस्कृति का निर्माण होता है जो कि बीमारी, बच्चों के लिए पेरेंटल छुट्टी और घूमने के लिए अवकाश आदि की नीतियां बनाकर स्वस्थ कार्य संस्कृति विकसित करने पर विचार करती है। मासिक धर्म अवकाश नीति की वैश्विक पहलों को देखा जाए तो जापान में श्रम कानूनों के तहत मासिक धर्म अवकाश की शुरुआत की गई और यह अनुरूप मासिक धर्म अवकाश दिया जाता है। दक्षिण कोरिया में 2001 से श्रम कानूनों के तहत मासिक फिजियोलॉजिकल अवकाश प्रदान करता है। इंडोनेशिया में 2003 में यह मासिक धर्म में दर्द का अनुभव करने वाली महिला श्रमिकों को उनके मासिक धर्म चक्र के पहले 2 दिन छुट्टी देने की अनुमति है। और मासिक धर्म अवकाश के प्रावधान में अन्य देश में जाम्बिया, वियतनाम और ताइवान आदि देश आदि आते हैं। अब नेक्स्ट आता है सरोगेसी विनिमय अधिनियम संशोधन नियम 2024 के बारे में कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सरोगेसी नियम 2022 में संशोधन कर सरोगेसी संशोधन नियम 2024 को अधिसूचित किया।
इस अधिनियम के अंतर्गत इस अधिनियम के बारे में जानें कि यह अधिनियम मार्च 2023 में सरोगेसी विनिमय 2022 को संशोधित कर एक दाता युग्मकों के उपयोग पर रोक लगा दी गई थी। इस संशोधन में कहा गया था कि सरोगेसी के जरिए बच्चा प्राप्त करने के लिए इच्छुक दंपति के मामले में इच्छुक दंपति में किसी एक का युग्मक होना अनिवार्य है, मतलब चाहे वो शुक्राणु का हो या अंडाणु का। सरोगेसी विनिमय 2022 में नियम 7 के दाता युग्मकों को उपयोग का प्रतिबंध लगा हुआ है और अक्टूबर 2022 में अरुण मुथुवेल बनाम भारत संघवाद ने सुप्रीम कोर्ट ने मेयर रोकितांस्की कुस्टर हॉसर सिंड्रोम वाली एक महिला डोनर से प्राप्त अंडाणु के साथ सरोगेसी की अनुमति दे दी है और 2022 में सरोगेसी इच्छुक दंपति को सरोगेसी के माध्यम से माता पिता बनने से रोकता है और यह प्रथम दृष्टया सरोगेसी विनिमय अधिनियम 2021 के उद्देश्य के विपरीत होता है। सरोगेसी के प्रकार के बारे में जानें तो यह एक पारंपरिक सरोगेसी होती है, एक वाणिज्यिक सरोगेसी। पारंपरिक सरोगेसी के अंतर्गत गर्भावस्था के दौरान चिकित्सा व्यय और बीमा कवरेज के अतिरिक्त सरोगेट माँ को कोई मौद्रिक लाभ नहीं दिया जाता है। वाणिज्यिक सरोगेसी के अंतर्गत इसमें सरोगेसी और इससे संबंधित ऐसी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो मौद्रिक लाभ या इनाम के लिए दी जाती हैं, जिसमें मूल चिकित्सा व्यय और बीमा कवरेज से अधिक होती है। और ये सरकार ने 2015 में भारत में विदेशी नागरिकों के लिए सरोगेसी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब आता है कि दंपत्ति के लिए अनिवार्य पत्र और दंपत्ति के लिए पात्रता प्रमाण पत्र के बारे में कि क्या कौन कौन सा प्रमाण पत्र होना चाहिए। कि अनिवार्यता प्रमाण पत्र के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें मेडिकल बोर्ड से इच्छुक दंपत्ति को संतान पैदा करने में असमर्थ होने का प्रमाण पत्र, मजिस्ट्रेट की अदालत या सरोगेट बच्चे के पालन पोषण और संरक्षण के लिए पारित आदेश, सरोगेट माता के प्रसव के बाद प्रसव संबंधी जटिलताओं को कवर करने वाला कवरेज और 36 महीने की अवधि का होगा। फिर आता है इसके अंतर्गत कि दंपति के लिए पात्रता का प्रमाण पत्र की इच्छुक दंपति को कानूनी रूप से विवाहित होना चाहिए। महिला के लिए आयु सीमा 25 से 50 वर्ष होनी चाहिए और पुरुष के लिए यह 26 से 55 वर्ष निर्धारित की गई। साथ ही इसमें कोई जीवित संतान जिसमें जीवक दत्त या सरोगेट भी नहीं होना चाहिए और यदि उनका बच्चा मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग है या जीवन घातक रोग से पीड़ित है तो सरोगेसी की अनुमति दी जा सकती है, इसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ये चीज़ है भारत में सरोगेसी अधिनियम के बारे में कि भारत में सरोगेसी को सरोगेसी अधिनियम 2021 में इस अधिनियम के तहत कुछ बनाए गए नियमों के तहत विनियमित किया जाता है। सरोगेसी अधिनियम 2021 की विशेषताओं को देखा जाए तो इसमें सरोगेसी की परिभाषा के संदर्भ में आता है कि अधिनियम सरोगेसी का एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है जिसमें एक महिला एक इच्छुक जोड़े के बच्चे को जन्म देती है और जिसके जन्म के बाद बच्चे को संबंधित जोड़े का वापस करने का इरादा रखती है। सरोगेसी विनिमय में यह अधिनियम परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देने के लिए एक व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाता है, जिसमें सरोगेसी क्लिनिकों के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान किया गया। सरोगेसी के लिए स्वीकार्य कारणों का निर्धारण एक आता है कि इसमें सरोगेसी की अनुमति ऐसे इच्छुक दंपति को दी जाती है जो कि चिकित्सीय लक्षण जेस्टेशनल सरोगेसी को आवश्यक बनाते हैं। परोपकारी सरोगेसी उद्देश्यों के लिए आता है। यह अनुमति बिक्री, वेश्यावृत्ति व किसी अन्य प्रकार के शोषण के लिए बच्चे पैदा करने के लिए नहीं दी जाती है। यह विनिमय के तहत वर्णित किसी भी विकार या बीमारी में होने का पर भी किया जा सकता है। सरोगेट माँ के लिए पात्रता मानदंड आता है, जैसे कि सरोगेट माँ के लिए 25 से 35 वर्ष की आयु की इच्छुक वैवाहिक महिला होनी चाहिए जिसमें एक बच्चा होना चाहिए। किसी भी महिला को अपने जीवन काल में केवल एक बार सरोगेट माँ बनने का अधिमति है। सरोगेट माँ के पास पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर में सरोगेसी के चिकित्सीय और मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। सरोगेसी के माध्यम से इच्छुक के दंपतियों के पात्रता मानदंड होते हैं जो का अनिवार्यता मानदंड और पात्रता प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसा कि अभी इन प्रमाण पत्र और पात्रता प्रमाण पत्र के संदर्भ में बताई गई है सिचुएशन। 35 से 45 वर्ष की भारतीय विधवा या तलाकशुदा भारतीय महिलाएं भी अन्य शर्तें पूरी करने के लिए सरोगेसी का विकल्प चुनती हैं। सरोगेट बच्चे के अधिकार के बारे में जान लेते हैं कि यह सरोगेसी के माध्यम से जो बच्चा पैदा होता है उसमें बच्चे को इच्छुक दंपति या बच्चुक महिला का जैविक बच्चा माना जाता है और प्राकृतिक रूप से जन्मे बच्चे के लिए उपलब्ध सभी अधिकारों विशेषाधिकारों का हकदार होता है। गर्भपात के निषेध के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें कोई भी व्यक्ति, संगठन, सरोगेसी क्लिनिक, प्रयोगशाला या नैदानिक प्रतिष्ठान सरोगेट माँ को सरोगेसी के किसी भी चरण में गर्भपात के लिए मजबूर नहीं करता है और निर्धारित शर्तों के तहत इसे किया जा सकता है। सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड का गठन किया गया है जिसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा की जाती है। इसके कार्यों में शामिल है
से संबंधित नीतिगत मामले पर केंद्र सरकार को सलाह देना, इस कानून को लागू करने के लिए समीक्षा और निगरानी करना, सरोगेसी क्लिनिकों के लिए आचार संहिता स्थापित करना, सरोगेसी संबंधी प्रतिष्ठानों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भौतिक अवसंरचना प्रयोगशाला नैदानिक उपकरणों के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करना, कानूनों के लिए गठित अलग अलग संस्थानों के लिए प्रदर्शन की निगरानी करना, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्डों के कामकाज का परीक्षण करना होता है। राज्य द्वारा सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के बारे में देखा जाए तो यह राज्य स्तर और विधानमंडल दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य द्वारा सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड का गठन किया जाता है। भारत में सरोगेसी विनिमय से फ्रेमवर्क से जुड़े मुद्दे में आता है, जैसे कि व्यावसायिक सरोगेसी पर पूर्ण प्रतिबंध। इसके माध्यम से सरोगेसी को बिना लाइसेंस वाली एक चोरी छिपी व्यवसाय में बदल देती है। व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध होता है, जो कि महिलाओं को वित्तीय लाभ के लिए प्रजनन क्षमताओं को उपयोग को रोकता है। 2016 के देविका विश्वास बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रजनन का अधिकार भी शामिल है। परोपकारी सरोगेट माताओं की सीमित उपलब्धता है, जो कि इसमें गुजरने वाले इच्छुक सरोगेट को ढूंढना मुश्किल होता है। वित्तीय सत्तात्मक मानदंडों को बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि इसमें वित्तीय सत्तात्मक मानदंडों को परोपकारी सरोगेसी की जो प्रथा है वह मजबूत करती है, क्योंकि इसमें परिवारों के भीतर कमजोर महिलाओं को सरोगेट बनने के लिए मजबूर किया जाता है और इससे महिलाओं की प्रजनन संबंधी विकल्पों को पितृसत्तात्मक नियंत्रण मजबूत हो सकता है। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें जागरूकता का प्रसार होना चाहिए। शब्दों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए, जैसे करीबी रिश्तेदार और बंध्यता जैसी शब्दावलियों को और परिभाषित किया जाना चाहिए। फिर आता है आयु सीमा कम करना चाहिए और अधिक समावेशी बनाना। इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख सुझाव दिए गए। अब आता है राष्ट्रीय आयुष मिशन के बारे में, नेशनल आयुष मिशन। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने संसदीय स्थायी समिति ने राष्ट्रीय आयुष मिशन पर एक व्यापक रिपोर्ट जारी की। राष्ट्रीय आयुष मिशन के घटक के बारे में देखा जाए तो इसके अंतर्गत आता है कि यह आयुष सुविधाओं के केंद्र के संदर्भ में कि यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल के अंतर्गत आती है। आयुष ग्राम होता है, आयुष लोक स्वास्थ्य कार्यक्रम, आयुष दवाओं की आपूर्ति, 10, 30, 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना, मौजूदा स्थापित व किए जाने वाले सरकारी पंचायत या सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों को अपग्रेड करना, मौजूदा स्टैंड अलोन सरकारी आयुष अस्पतालों का अपग्रेड करना, आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र या आयुष योग मंदिर की स्थापना करना होता है, जो कि आयुष मिशन के अंतर्गत ये प्रमुख घटक आते हैं। अब आता है इसमें कि राष्ट्रीय आयुष मिशन के बारे में, जो कि एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी शुरुआत 2014 में आयुष मंत्रालय के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों, आयुर्वेदिक, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध, यूनानी, सोबारिकपा और होम्योपैथी के विकास और शिक्षा के प्रसार पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से की गई थी। इसका उद्देश्य आयुष सेवाओं को पहुंच को बढ़ाना और यह चिकित्सा पद्धतियों में प्रयुक्त होने वाले औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देता है और आयुष के लिए शैक्षणिक संस्थानों को मजबूत करता है, आयुष पद्धतियों के लाभों में जागरूकता पैदा करता है। इसकी अवधि 2026 तक है और राष्ट्रीय आयुष मिशन की उपलब्धियों में 2020-21 में इसमें 1.50 करोड़ लोग लाभार्थी थे और 2022-23 में 8.42 करोड़ लोग इसमें लाभार्थी हो गए। रिपोर्ट में कुछ चुनौतियां दी गई हैं, जैसे कि आवंटित निधि का पूर्ण उपयोग नहीं करना, दवाओं की गुणवत्ता से संबंधित चिंताएं, अवसंरचना का अभाव होना, प्रशासनिक देरी होना, आयुष के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक अवसंरचना का अभाव और सोबारिकपा पद्धति में राष्ट्रीय आयुष मिशन से बाहर करना होता है। अब आता है इसके अंतर्गत कि आयुष मिशन के कार्यान्वयन में मौजूद अन्य चुनौतियां आती हैं, जैसे कि आयुष उपचार की प्रभावशीलता को लेकर लोगों में विश्वास की कमी और सीमित जागरूकता, आयुष शिक्षा और चिकित्सकों की निम्न गुणवत्ता, आयुष दवाओं से संबंधित मुद्दे जिसमें एलोपैथी उपचार की तुलना में ही धीमी गति से उपचार, कच्चे माल में निम्न गुणवत्ता और कम आपूर्ति, मूल्य नियंत्रण की कमी और मिलावट आदि, मुख्य धारा की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में सीमित एकीकरण, कुछ आयुष पद्धतियों में निम्न गुणवत्ता वाला अनुसंधान आता है। आगे की राय में देखा जाए तो रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं में आता है, जैसे कि गुणवत्ता नियंत्रण और मानकीकरण को गहन बनाता है, जो कि उन्नत विश्लेषणात्मक प्रयोगशालाओं और ठोस परीक्षण प्रयोगशालाओं में या प्रोटोकॉल को निवेश की आवश्यकता है। यूजर फ्रेंडली सिस्टम विकसित किया जाता है, सुव्यवस्थित तरीके से बाजार में आने वाली निगरानी को भी की जाती है और इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा निर्मित बेंचमार्क के साथ आयुष गुणवत्ता के मानकों का सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया। अनुसंधान एवं साक्ष्य आधारित पद्धतियों को बढ़ावा देने के संदर्भ में दिया
किया जाए तो आयुष थेरेपी की प्रभावशीलता और सुरक्षा हेतु उच्च गुणवत्ता वाले क्लिनिकल रिसर्च के लिए वित्त को बढ़ावा देता है और इसमें साथ साथ चिरकालिक रोगों और निवारक देखभाल पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जो कि आयुष और एलोपैथी शोधकर्ताओं के बीच आपसी समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों में रोगी डेटा लिया जाता है, जिसके डेटा के इस्तेमाल उन्नत अवसंरचना अनुसंधान कौशल से आयुष चिकित्सकों प्रशिक्षण करने और डेटा संग्रहण को मानकीकृत करने जैसे उपायों के माध्यम से बड़े पैमाने पर महामारी विज्ञान का अध्ययन करने हेतु करना चाहिए। एकीकरण अंतराल को खत्म करना जो कि आयुष और एलोपैथी स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के बीच स्पष्ट रेफरल मार्ग और सहयोगात्मक प्रोटोकॉल विकसित करता है। आयुष चिकित्सकों की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए टीम या सामुदायिक स्वास्थ्य अभियान को एकीकृत करना है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि उपभोक्ता के विश्वास और समर्थन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय की आवश्यकता है, जैसे कि पहली, आयुष प्रणाली को एक साइंटिफिक बेसिक और इसके लाभों पर प्रकाश डालने के एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। आयुष दवाओं को सुरक्षित और प्रभावी उपयोग के लिए उत्तरदायी विज्ञापन और रोगी शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। एक केस स्टडी दी गई है जिसमें चीन की पारंपरिक चीनी चिकित्सा नीति की सीख दी गई है, जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के साथ एकीकरण के संदर्भ में, जो कि बीमा कवरेज और एक आवश्यक दवा सूची का हिस्सा है, जिसमें TCM को आधुनिक चिकित्सा उपचार सुविधाओं में एकीकृत करना है। नवाचार के संदर्भ में चीन ने अंदर से आधुनिक चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में पहले ही TCM शिक्षा प्राप्त कर ली है और इसके तहत विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। वैश्वीकरण के संदर्भ में आता है कि यह चीन की विदेश नीति का एक केंद्र बिंदु रहा है, जिसमें चीन के बाहर शैक्षणिक संस्थान TCM को शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा दे रहा है। अब आता है कि उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021 के बारे में 21-22 के बारे में, जो कि उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 जारी किया गया। यह जो सर्वेक्षण है इसे पहली बार 2011 में जारी किया गया था। यह 12वीं पंचवर्षीय योजना में निरंतर रूप से जारी इस सर्वेक्षण का आयोजन उच्चतर शिक्षा सांख्यिकी और सार्वजनिक सूचना प्रणाली योजना के तहत किया जाता है और इसका उद्देश्य देश में उच्चतर शिक्षा प्रदान करने वाली सभी संस्थाओं को कवर करता है। और सर्वेक्षण में पहली बार उच्चतर शिक्षा के सभी हितधारकों को डेटा जुटाने का कार्य में हिस्सा लिया जाता है। इससे प्रमुख हितधारकों में शामिल है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद और राज्य सरकारें इसके अंतर्गत आती हैं। सर्वेक्षण का आयोजन जो है वह इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए किया जाता है और इस कार्य में एक समर्पित पोर्टल भी बनाया गया है। AS यानी कि उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय संरक्षण की 3 व्यापक श्रेणियां हैं। पहला आता है विश्वविद्यालय स्तर पर संस्थान। इसके अंदर ऐसे संस्थान शामिल किए जाते हैं जो संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम के तहत डिग्री देने का अधिकार है। दूसरा आता है कॉलेज या संस्थान, जिसके अंदर पर कॉलेज या संस्थान शामिल किए जाते हैं जिन्हें अपने नाम पर डिग्री देने का अधिकार नहीं और इन्हें किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध या मान्यता प्राप्त है। स्टैंड अलोन संस्थान, जो कि विश्वविद्यालयों से संबद्ध नहीं और इन संस्थानों द्वारा आमतौर पर डिप्लोमा या PG डिप्लोमा के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसके जरिए उन्हें एक या वैधानिक निकायों में मान्यता की आवश्यकता होती है, जो कि पॉलिटेक्निक कॉलेज आते हैं। तो इस तरीके की ये 3 श्रेणियां आती हैं। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डाली जाए तो संस्थानों की संख्या के संदर्भ में कि इसमें संस्थानों की कुल संख्या जो है 1168 है, जिसमें कॉलेजों की 45,473 और स्टैंड अलोन की संख्या 12,002 आती है। छात्र नामांकन के संदर्भ में इसमें 2020-21 में 4.14 करोड़ है, जो कि 2021-22 में बढ़कर 4.33 करोड़ आ जाता है, जिसमें ये अनुमानित एक डेटा दिया गया है जिसमें MPhil 0.2%, स्नातक 78.91%, सर्टिफिकेट 0.18%, परास्नातक 12.06%, डिप्लोमा 6.74%, PhD 0.49%, समेकित जो है 1.06% और PG डिप्लोमा 0.54% इसके अंतर्गत आता है। संस्थानों की अवसंरचना के संदर्भ में इसमें एक अवसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता दी गई, जैसे पुस्तकालय 97%, प्रयोगशाला 88%, कंप्यूटर सेक्टर पे 91%, जो कि 2019-20 के अकॉर्डिंग 86% है, कौशल विकास केंद्र 61% है, जो कि 2019-20 के अकॉर्डिंग 58% है, और राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क में कनेक्टिविटी 2019-20 में 34% आती है। विदेशी छात्रों के प्रतिनिधित्व होता है, जो कि भारत के अंतर्गत 46,878 विदेशी छात्र अध्ययनरत हैं, इसके अंतर्गत आता है। संबंधित सुर्खियों में आता है कि यह HEIs में एक्सेलरेटिंग सिस्टम फॉर HEIs के अंतर्गत यह आता है कि यह प्रत्यानयन प्रणाली जो है वह व्यापक बदलाव लाने की एक योजना बना रही है, जिसे हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा डॉक्टर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों के अनुसार इस प्रणाली के प्रस्तावित स्वीकारों को स्वीकार किया है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात की परिकल्पना की गई है, जो कि मूल्यांकन और प्रत्यानयन की मजबूत करने पर एक समिति का गठन किया जाएगा और यह समिति शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करती है। डॉक्टर
कृष्णन समिति की सिफारिशों पर नजर डाली जाए तो इसमें आता है समग्र मूल्यांकन प्रणाली, जिसका उद्देश्य कार्यक्रम प्रत्यानयन और संस्थागत प्रत्यानयन में एकीकृत ढांचे को मिलाना है। समिति के बाइनरी प्रत्यानयन का प्रस्ताव होता है जो कि मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त रूपों में वर्गीकृत किया जाएगा। मैच्योरिटी आधारित ग्रेडेड प्रत्यानयन होगा जो कि लेवल 1 से लेवल 5 में वर्गीकृत किया गया है। इसका उद्देश्य HEAs के विभिन्न विषयों में गहराई और व्यापक रूप से विकसित होने के लिए प्रोत्साहित करना आता है और NAAC में दिसंबर 2014-20 में से लागू किया गया और वन नेशन वन डेटा प्लेटफॉर्म के जरिए इसमें संस्थागत डेटा के संचालन में अखंडता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किया गया और इसके हितधारक के सत्यापन के संदर्भ में देखा जाए तो यह प्रत्यानयन रैंकिंग प्रक्रिया के हिस्से में हितधारकों के प्रभावी ढंग को एकीकृत करती है। अब इसके अंतर्गत आता है कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए मौजूद प्रत्यानयन प्रणाली के बारे में। यह जो प्रणाली है इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने UGC अधिनियम 1956 के तहत मान्यता प्रदान करता है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यानयन परिषद की एक स्वायत्त संस्था है जिसका उद्देश्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों के कामकाज की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है। केंद्र सरकार और कुछ राज्यों के अधीन कुछ एजेंसियों को उच्चतर शिक्षा संस्थान के समय समय पर मंजूरी, मूल्यांकन और प्रत्यानयन की रैंकिंग का कार्य सौंपा गया है। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है अलायंस फॉर ग्लोबल जेंडर इक्वलिटी एंड इक्वलिटी के बारे में कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वार्षिक बैठक में स्विट्जरलैंड के दावोस में यह आयोजित की गई। इस बैठक में ग्लोबल अलायंस पर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी की घोषणा की गई। चलिए तो जानते हैं अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी के बारे में। यह अलायंस जो है वह सरकारों, उद्योगों और विकास संगठनों का एक समूह है और यह पहल अलायंस G20 लीडर्स घोषणा पत्र में की गई प्रतिबद्धताओं और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के प्रति भारत को समर्पण आधारित है। इसका उद्देश्य वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों को एक साथ लाना और ज्ञान साझीकरण को बढ़ावा देना और महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्यम जैसे प्रमुख क्षेत्रों के निवेश को आकर्षित करता है। यह अलायंस या गठबंधन के मुख्य भागीदार में आता है जिसमें नेटवर्क भागीदार में मुख्य आर्थिक मंच, फिर आता है संस्थागत भागीदार में इन्वेस्ट इंडिया, समर्थन में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन आता है। इसके एंकर या संचालन में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सेंटर फॉर वीमेन लीडरशिप है और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सेंटर फॉर वीमेन लीडरशिप की जो शुरुआत है 2023 में भारत सरकार ने नई दिल्ली में CIS की परिषद में की हुई थी और इसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ साझेदारी से स्वीकार किया गया। यह आता है एंगेजमेंट ग्रुप की गतिविधियों में G20 फ्रेमवर्क की पहलों का अनुसरण करता है जिसमें बिजनेस 20 की स्थापना 2010 में वैश्विक व्यापार समुदाय के साथ आधिकारिक संवाद में की गई थी जो भी कि 2023 में बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी में भारत ने की हुई थी। वीमेन 20 जो कि लैंगिक समानता पर केंद्रित G20 की आधिकारिक एजेंडमेंट है। महिलाओं के आर्थिक प्रतिनिधित्व के सशक्तिकरण और प्रगति के लिए G20 के गठबंधन के लिए इसमें बिजनेस लीडर्स और सरकारों का गठबंधन किया गया और 2019 में इसे शुरू किया गया। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र के महिलाओं के नेतृत्व और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना होता है। अब आता है इसमें गठबंधन से जुड़े सतत विकास लक्ष्यों के बारे में जिसमें सतत विकास लक्ष्य 4, 5, 3, 4, 5 और 17 जोड़े गए हैं जिसमें 3 के अंतर्गत अच्छा स्वास्थ्य और आरोग्यता है, 4 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, 5 में लैंगिक समानता और सशक्तिकरण और 17वें में विकास के लिए वैश्विक भागीदारी इसके अंतर्गत आता है। विश्व आर्थिक मंच के बारे में जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका गठन 1971 में एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में किया गया था जो कि 2015 में स्विस प्राधिकारियों ने इसे सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का दर्जा प्रदान किया था। यह एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इसके द्वारा प्रकाशित की जाती है और यह वैश्विक क्षेत्रीय उद्योग एजेंडा को आकार देने के लिए समाज के अग्रणी राजनीतिक, व्यवसायिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, नागरिक समाज और समाज तथा अन्य नेताओं के एक मंच पर लाता है। इस तरीके से इसके प्रमुख कार्य होते हैं। अब आता है स्वाति पोर्टल के बारे में। स्वाति पोर्टल को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने साइंस फॉर वीमेन एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल की शुरुआत की है। यह पोर्टल जो है कई स्टेम्स विषयों से जुड़ी मतलब कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन से जुड़ी विषयों में भारतीय महिलाओं और लड़कियों के लिए एकल ऑनलाइन पोर्टल के रूप में कार्य करेगी। इसका उद्देश्य भारतीय महिला वैज्ञानिकों को इसमें जोड़ने के लिए कार्य में तेजी लाना है, साथ ही समानता, विविधता, समावेशिता पर आधारित दीर्घकालिक अनुसंधान को बढ़ावा देना होता है। इसका विकास, होस्टिंग और रखरखाव में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च नई दिल्ली करेगा। इसके अंतर्गत आता है। अब आती हैं संक्षिप्त सुर्खियां जिसमें आता है दत्तक ग्रहण। दत्तक ग्रहण के संदर्भ में देखा जाए तो दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बच्चों को गोद लेने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि गोद लेने के अधिकार को उच्च स्तर तक नहीं बढ़ाया जा सकता, जिसमें भविष्य में गोद लेने पर इच्छुक माता पिता के अधिकार के रूप में यह मांग करे कि यह इसी बच्चे को गोद ले।
कोर्ट ने दत्तक ग्रहण विनिमय 2022 की धारा 5 की क्लॉज 7 को बरकरार रखा है, जिसमें यह धारा कहती है कि यह 2 या 2 से अधिक जैविक बच्चों वाले दंपति केवल विशेष जरूरतों वाले बच्चों हार्ड टू प्लेस बच्चे को गोद ले सकते हो। यह प्रावधान कानून बनने से पहले लागू माना गया। इसमें विशेष जरूरतों वाले बच्चों के अंतर्गत आता है जैसे कि वे बच्चे जिनका दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में उल्लिखित किसी भी दिव्यांगता श्रेणी में आते हैं। और हार्ड टू प्लेस बच्चे वो बच्चे होते हैं जैसे कि शारीरिक दोष, मानसिक विकार की वजह से उल्लिखित प्रक्रियाओं में गुजरने के बाद भी अभी तक गोद नहीं लिया गया। धारा 5 का क्लॉज 2 कहता है कि यह जिनकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो, जिनके जैविक बच्चे बेटा या बेटी हैं या नहीं है, इसके अंतर्गत आता है, जिसमें निम्नलिखित शर्तों के तहत बच्चे को गोद ले सकते हैं। जैसे कि दंपत्ति के मामले में पति और पत्नी दोनों की सहमति आवश्यक है। सिंगल महिला लड़का या लड़के में किसी भी को गोद ले सकते हैं। सिंगल पुरुष लड़की को गोद नहीं ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये स्थिति अलग अलग शर्तों के अकॉर्डिंग है कि आप इन बच्चों को गोद ले सकते हैं। और ये कंडीशन माता पिता पर भी लागू होती है और बच्चों पर भी इस तरीके से स्थिति दे रखी जाती है कि किस बच्चे को गोद लिया जा सकता है और किसको नहीं। 2022 के किशोर न्याय बालकों के देखभाल और अधिनियम 2015 के तहत इसे जारी किया गया है। अब आता है कि जे एक्ट मतलब कि किशोर न्याय एक्ट के बारे में, जिसे 2015 एक्ट जिसे 2021 में संशोधित किया गया। यह एक्ट जो है वह 2015 का एक पंथ निरपेक्ष अधिनियम है। इसका अर्थ होता है कि यह कानून किसी भी धर्म के व्यक्ति को गोद लेने की अनुमति देता है और यह कानून अनाथ, परित्यक्त, सुपुर्द किए गए बच्चों को गोद लेने के अधिकार से संबंधित प्रक्रिया को निर्धारित करता है। यह हिंदू दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम 1956 में भारत में गोद लेने की प्रक्रिया निर्धारित करता है, लेकिन यह केवल हिंदुओं पर ही लागू है। इस कानून के तहत महिला और बाल विकास मंत्रालय केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की स्थापित की है, जिसमें यह भारतीय बच्चों के देश में किसी भी या किसी अन्य देश में व्यक्ति द्वारा गोद लेने की प्रक्रिया की निगरानी विनिमय करने की एक नोडल संस्था होती है। अब आता है घर पोर्टल के बारे में। घर पोर्टल जो है वह गो होम री यूनाइट पोर्टल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इसे लॉन्च किया। यह पोर्टल किशोर न्याय या बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत जारी पोर्टल के अनुसार बालकों की पुनर्वास और घर वापसी की डिजिटल माध्यम से निगरानी करना है। इस पोर्टल में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अंतर्गत के बारे में देखा जाए तो यह बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च संस्था है। ऐसे बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत गठित किया गया है, जो कि एक सांविधिक संस्था है। इसमें एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं। यह अपने कार्यों की रिपोर्ट प्रति वर्ष केंद्र सरकार को प्रस्तुत करती है। यह पोस्को अधिनियम 2012 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत इसमें जिम्मेदारी है। पोस्को अधिनियम कहता है कि यह लैंगिक अपराधों में बालकों के संरक्षण के लिए अधिनियम आता है। अब आता है शिक्षा मंत्रालय की AICTE निवेशक नेटवर्क के बारे में, कि शिक्षा मंत्रालय ने AICTE इन्वेस्टर नेटवर्क लॉन्च किया है, जो कि इनोवेशन सेल को संयुक्त रूप से स्थापित किया गया। यह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य नवाचार की संस्कृति को मजबूत करने, स्टार्टअप फंडिंग के मुद्दे के समाधान के लिए छात्रों, शिक्षकों, निवेशकों और बाजार को एक प्लेटफॉर्म बनाने पर लाता है। यह छात्रों या शिक्षकों के नेतृत्व वाले प्रारंभिक चरण स्टार्टअप को महत्व वित्तीय सहायता और सलाह रणनीतिक प्रदान करता है। अब आता है विदेश में प्रतियोगियों के भाग लेने के लिए छात्रों की सहायता के बारे में, कि SSPA ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने शुरू किया है। इसके अंतर्गत इसका उद्देश्य भारतीय छात्रों को तकनीकी शिक्षा में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने हेतु सक्षम बनाना है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक कार्यक्रमों से जुड़े प्रतिभागियों के भाग लेने के लिए न्यूनतम 2 से 10 बैचलर छात्रों की एक टीम यात्रा को सहायता पंजीकरण शुल्क प्रदान करता है। इसकी पात्रता में यह तकनीकी शिक्षा के छात्रों की एक टीम है, जो कि AICTE द्वारा मंजूरी प्राप्त तकनीकी संस्थान है, जिसके द्वारा अधिसूचित तकनीकी कोर्स दाखिल हुआ है। यह राशि संपूर्ण राशि, जिनकी अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये छात्र है, प्रतियोगिता पूरी होने के बाद छात्रों को दी जाएगी। अब आता है डिजिटल डिटॉक्स के बारे में, कि डिजिटल डिटॉक्स क्या है। कर्नाटक सरकार ने ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम और NIMHANS के सहयोग से डिजिटल डिटॉक्स पहल को शुभारंभ किया। डिजिटल डिटॉक्स क्या होते हैं? यह एक ऐसी समयावधि को कहा जाता है जिनके दौरान कोई व्यक्ति मोबाइल, लैपटॉप जैसे ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर जानबूझकर कम समय बिताता है। इस पहल का उद्देश्य निम्नलिखित माध्यम से रिस्पॉन्सिव गेमिंग को सुनिश्चित करना है, जैसे कि जागरूकता बढ़ाना, व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए डिजिटल डिटॉक्स केंद्रों की स्थापना करके, कार्यशालाओं के माध्यम से सामुदायिक कनेक्शन आदि आता है।
डिजिटल डिटॉक्स की आखिर आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में देखा जाए तो यह मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए, किसी कार्य पर सही से फोकस न कर पाने की समस्या के समाधान के लिए, प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भरता के कारण वास्तविक दुनिया के संबंधों में आए तनावों को दूर करने के लिए आदि इसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपके 2 टॉपिक फिनिश हो गए आज, क्योंकि जो आपका एनवायरनमेंट का आधा था वो भी कवर होता है और आपका सामाजिक मुद्दे से रिलेटेड भी टॉपिक फिनिश होता है। अब आपके 2 ही लेक्चर बचे हुए हैं, एक आता है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से और दूसरा आएगा आपका लास्ट जो कि 8वां लेक्चर होगा, जिसमें संस्कृति, नीति शास्त्र, गवर्नमेंट स्कीम और परिशिष्ट के संदर्भ में कवर किया जाएगा। क्योंकि इस मैगजीन का टारगेट ही है कि आपको 8 लेक्चर में 8 चैप्टर, मतलब कि जो आपके 10 चैप्टर रहते हैं तो 10 को 8 के अंतर्गत कवर करना है। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसकी PDF प्राप्त होगी। साथ ही साथ आपको इसके PT 365 की भी PDF प्राप्त होगी, जो कि अभी तक 7 कंप्लीट कराए जा चुके हैं। धन्यवाद।